सरकार बना रही है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर महायुति शुरू से ही, यानी सुबह से जिस तरीके से यहाँ पर रुझान आ रहे हैं, लगातार आगे चल रही है। तो झारखंड में जिस तरीके से 81 सीटों पर यहाँ पर मतगणना चल रही है, तो एनडीए 44 सीट पर है, तो वहीं इंडी यहाँ पर जो है 36 सीटों पर है। लेकिन महाराष्ट्र में 288 सीटों पर, क्योंकि ये इस वक्त का जो है इस राज्य का सबसे जटिल चुनाव यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि 6 बड़े दल यहाँ पर जो है मिलकर, 6 बड़ी पार्टियां जो है वो यहाँ पर मिलकर चुनाव मैदान में है। और जिस तरीके से न्यूज़ एफर 24 ने यहाँ पर आपको कुछ समय पहले यहाँ पर जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाए थे आपको, उसके बाद में अब यहाँ पर जो है नतीजों का दिन आ चुका है। सुबह से ही अलग अलग कयास लगाया जा रहा है, लेकिन उस सब जितने भी कयास थे उन पर अब मुझे लगता है कि जो शाम तक है वो विराम लग जाएगा, क्योंकि ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में जो है किसकी सरकार बन रही है और झारखंड में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इससे पहले एक बड़ी चर्चा के साथ हमारे साथ में आज न्यूज़ एफर 24 के स्टूडियो में है सबसे पहले बीजेपी से राकेश जी पोरवाल, जो पार्षद में है और उसके अलावा जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ एफर 24 पर आज की इस खास चर्चा में। इसके अलावा मेरे साथ में कांग्रेस से जो गेस्ट है वो हैं मोहम्मद अयूब जी, पूर्व पार्षद भी और वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं शहर जिला के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ एफर 24 की इस खास चर्चा में, जिसमें हम आज महाराष्ट्र, झारखंड और उसके अलावा जो उपचुनाव है उसको लेकर किस तरीके से जो है यहाँ पर आंकड़े चल रहे हैं, किस तरीके से रुझान आ रहे हैं, वो हम करेंगे। इसके अलावा खास जो राय है उसके लिए मेरे साथ में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पर वीरेंद्र जी श्रीवास्तव, जाने माने पत्रकार हैं और कई लंबे समय से पत्र पत्रिकाओं से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। इस चर्चा को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा आंकड़ों पर हम नजर डालें तो शुरुआती रुझान आपको सबसे पहले बता देते हैं कि महाराष्ट्र की जो 288 सीटें हैं वहां पर अगर हम बात करें तो महायुति जो गठबंधन है वो अब 222 पर यहां पर पहुंच चुका है। लेकिन एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी थोड़ा पिछाड़ी यहां पर नजर आ रहा है और 61 सीटें जो है, 61 जो जगह है वहां पर वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। लेकिन फिर भी एक लंबा जो गैप है वो शुरुआती दौर में ही यहाँ पर शुरू हो चुका है। दूसरा राउंड जो है, जिस तरीके से दूसरा तीसरा राउंड अभी यहाँ पर जो है चल रहा है, लेकिन उसके बाद में आप देखें कि अब झारखंड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एनडीए 44 सीटों पर यहाँ पर आगे चल रहा है, तो वहीं इंडी जो गठबंधन है वो 36 सीटों पर यहाँ पर चल रहा है। अब हमारे साथ में जो हमारे गेस्ट है उनसे हम चर्चा करते हैं। जिस तरीके से हरियाणा चुनाव यहाँ पर हुआ था तो कहीं पर भी ये लग नहीं रहा था कि जो बीजेपी है वो सरकार बनाएगी, लेकिन अब एक बार फिर से जो है जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं, तो महायुति ने ऐसी कौन सी युति लगाई है यहाँ पर। सबसे पहले राकेश जी की 222 शुरुआत में ही जो है गुड मॉर्निंग हो चुकी है, यहाँ पर बहुत अच्छी सुबह हो चुकी है यहाँ पर बीजेपी की। जी रवि जी, सर्वप्रथम तो न्यूज़ एफर 24 के समस्त दर्शकों को मेरा प्रणाम। न्यूज़ एफर 24 के आपके रवि जी जो आप ये लाइव डिबेट का और चुनाव परिणाम आम जन तक लाइव पहुँचे, पल पल की खबर पहुँचे, इसके लिए जो आप ये कार्यक्रम करते हैं निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। आपके द्वारा इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से पूरे देश में भी, या यूँ कहें कि राजस्थान और कम से कम उदयपुर में तो एक तरह से जो जागृति आई है तो लाइव डिबेट करने की, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और आपने जैसा कहा कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में आपको लगता होगा रवि जी कि ऐसी संभावना नहीं थी, पर हम लोगों को और आम जनता के हम पर विश्वास था कि महाराष्ट्र की जो जनता है बहुत ही लिटरेट जनता है, वहाँ की जो महाराष्ट्र के जो वोटर्स हैं बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने पूरे समझदारी से जो हमारे महायुति गठबंधन को जो एक तरफा क्लीन स्वीप जो मैंडेट आप देख रहे हैं, 288 में से 222 सीटें पर हमारा जो गठबंधन आगे चल रहा है, निश्चित रूप से हमको तो पूर्ण विश्वास ही था, परंतु आपको शायद कहीं न कहीं मीडिया को विश्वास हो या ना हो, परंतु हम सबको एक क्लीन स्वीप का जो विश्वास था वो ये मतगणना में जो शुरुआती दौर में भी नज़र आ रहा है। 288 में से 223 और 60 का जो कांग्रेस का और जो उनका गठबंधन है, इतना डिफरेंस रवि भाई अब मुश्किल लगता है मुझे कि आप सोचें कहीं फाइट में भी नज़र नहीं आ रही है, दूसरा गठबंधन कहीं पर भी कहीं क्लोज भी नहीं है। एक जो जादुई आंकड़ा जो होता है, हमको खाली 145 चाहिए, परंतु 145 की बजाय 223 पर महायुति आगे चल रही है। इसलिए मुझे तो कहीं पहले भी संशय नहीं था और आगे भी संशय नहीं है, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनेगी, इसमें कोई भी इफेंट बट नहीं। अयूब जी, अब जिस तरीके से यहाँ पर राकेश जी कह रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि कोई यहाँ पर गठबंधन अब
हमको जो है छू भी पाएगा। आपका क्या कहना, आंकड़े सामने हैं, 223 और 60 का आंकड़ा यहाँ पर है, फिर झारखंड पर भी हम बात करेंगे। सर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो परिणाम आ रहे हैं, जब तक पूरे परिणाम नहीं आ जाते तब तक कोई भी दावा या वादा करना मैं उसे बेबुनियाद मानता हूँ। इससे पूर्व हरियाणा में अगर आपने देखा हो तो कभी आप सोच भी नहीं सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना लेगी, जस्ट उल्टे आंकड़े हो गए। तो अभी परिणाम आए नहीं है, जब तक परिणाम पूरे नहीं आए मैं समझता हूँ कोई भी इस तरह का दावा नहीं करना चाहिए। झारखंड का अगर आप ले लीजिए तो एनडीए जो इंडिया की जो है, पहले वो पीछे चल रही थी, अभी वो 46 पे आ गई है। फिर भी उसके बाद भी हम पूरे परिणाम पे नज़र रखे हुए हैं कि पूरे परिणाम जब आएंगे और हमें लगेगा कि हाँ हमारे पास 41 से प्लस हो गए तो हम सत्ता में आएंगे। और निश्चित रूप से हम भी कह रहे हैं, हमारी भी गुड मॉर्निंग हुई है, वहाँ 46 पे भी हम आगे चल रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी हम पीछे हैं, लेकिन इससे पहले जो थे उद्धव ठाकरे जी जो मुख्यमंत्री थे, 2000 आप देखिए सर 2014 के बाद हिंदुस्तान में राजनीति का ट्रेंड बदल गया है। जो लोग जीते हुए होते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ के, किसी भी तरह का लालच देके उनको तोड़ के सरकार गिराने का काम कर रही है। वो चीज़ें ठीक नहीं है। बार बार सरकार विधायकों को तोड़ना, विधायकों की खरीद फरोख्त करना, एक इस तरह का कानून बनना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ये जब चुनाव लड़े कोई भी आदमी किसी भी पार्टी से, तो वो ये लिख के दे कि मुझे अगर आपकी पार्टी में समझ में नहीं आया तो मैं इस्तीफा दूंगा, ना किसी और पार्टी में जाऊंगा। चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। या तो ये कि भाई आप किसी को आप तोड़ के ले जाओगे तो उसकी वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी, उसको वापस चुनाव लड़ाओ आप। क्योंकि जो कांग्रेस को वोट देते हैं या जो बीजेपी को जनता वोट देती है या किसी भी पार्टी को, उसका बंदा या उसका विधायक टूट के जाता है तो पब्लिक के साथ धोखा है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। राजनीति में फेयर राजनीति होनी चाहिए। लेकिन 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में राजनीति का क्रम ही बदल गया है। ऐसे तो जो बीजेपी से टूटे हैं वो कांग्रेस में भी शामिल हुए हैं। मैं कह रहा हूँ किसी भी पार्टी का हो, अगर मैं जैसे विधायक का चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे ये लिख के देना पड़ेगा चुनाव आयोग को और अपनी पार्टी में कि अगर मैं दल बदलूंगा तो मुझे निष्कासित समझा जाए अपने पद से और उस विधानसभा की सदस्यता से। चलिए बड़े भाई एक अयूब जी भी एक बात कह रहे थे कि भाई जो महाराष्ट्र में डिफरेंस आ रहा है, अभी तक तो शुरुआती रुझान है, पर मेरा ये मानना है कि आप हरियाणा की तर्ज की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं, लेकिन जो अभी रुझान अभी भी आ रहा है महाराष्ट्र में लगभग 4 गुना डिफरेंस, इतना डिफरेंस हरियाणा के टाइम में उसमें उस चुनाव में नहीं था। 4 गुना डिफरेंस होना अपने आप में ये साबित कर रहा है कि महायुति की सरकार निश्चित तौर पर बनने जा रही है। 4 गुना डिफरेंस कभी भी कवर नहीं हो पाता है। हाँ, हरियाणा की आपने बात की, पर उस समय हम माने उस समय जो सीटों की संख्या भी कम थी। अब इतनी 288 में से 220 सीटें अगर महायुति जो गठबंधन है उसको अगर मिल रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये परिलक्षित होता है कि एक तरफा सरकार बनने जा रही है। देखिए 220 से 217 पे आ गए। हाँ, तो ये चलता रहेगा ये दौर, जब तक पूरा परिणाम नहीं आएगा कोई दावा नहीं कर सकता कि किसकी सरकार बन रही है। पूरा परिणाम आएगा तो आपको इसे पता पड़ जाएगा। हाँ, परिणाम तो आपको खुद को पता है, आपकी जो अंतरात्मा है वो भी स्वीकार कर रही है, कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं राजनीति में अंतरात्मा नहीं, राजनीति में परिणाम। एक सवाल जो है अब एक सवाल अब जो है वीरेंद्र जी से भी कर लेते। वीरेंद्र जी, श्रीवास्तव जी आप साथ में हैं, यहाँ पर देखिए कि अब चुनाव के जो परिणाम है वो तो है ही, लेकिन अब बहस शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पदाधिकारी हमारे साथ में, तो ऐसे में अयूब जी का ये कहना है कि विधायकों की खरीद फरोख्त जो है, क्योंकि आंकड़े जिस तरीके से सामने आ रहे हैं यहाँ पर महायुति वाकई में 218 पर है, तो फिलहाल इस चर्चा को लेकर क्या कहें, आंकड़ों को लेकर आप क्या कहेंगे श्रीवास्तव जी? देखिए, जो चुनाव की गणना शुरू हुई है उसमें 2 या 3 फेज निकले हैं और 2 या 3 दौर हुए हैं। 17-18 दौर तक, 24 राउंड तक काउंटिंग जाती है। तो स्थिति कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, इसके बारे में कोई पूर्वानुमान करना मुश्किल है। हाँ, आज की स्थिति में जो वर्तमान में आंकड़े आए हैं 2-3 फेज के, उसमें निश्चित रूप से महायुति आगे है और कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है वो काफी पीछे है। महाविकास आघाड़ी जो है यहाँ बिल्कुल पीछे चल रहा है इस वक्त में 62 की। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो स्थिति है पिछले 2-3 दिन में सामने आई है जी, अडानी को लेकर के जो इस तरह के केसेस बने, अगर वो स्थिति 10 दिन पहले आती तो शायद परिणाम और भी बदल सकते थे। राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि अडानी वाला जो मामला है, जिस तरीके से अभी बहुत 2 दिन पहले ही जिस तरीके से होता है 2250 करोड़ की रिश्वत को लेकर अमेरिका ने जो है वारंट जारी किया है यहाँ पर में? नहीं, देखिए रवि भाई, चुनाव के दौरान ये सब ये आरोप प्रत्यारोप लगना ये स्वाभाविक है, इसमें कहीं कोई इफन बट की बात ही नहीं है।
परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब आरोप प्रत्यारोप चुनाव के समय क्यों लगते हैं? और आज दिन तक जब आरोप लगे, पहले भी जब अडानी की बात करें, हम बार बार ये कह रहे हैं कि अडानी और जो आरोप लगते हैं भाई मोदी जी, अडानी जी, शाह जी, इन सब के जो कांग्रेस और जो दूसरे अन्य जो संगठन है वो अगर आरोप लगाते हैं, आज दिन तक तो कोई आरोप साबित कर नहीं पाया। आरोप की बात नहीं है, ये अमेरिका की एजेंसी ने जांच की है, अमेरिका की एजेंसी ने फैक्ट्स निकाले हैं, उसको चुनाव। हाँ, ये आरोप क्योंकि कांग्रेस के नहीं है, ये एजेंसी का भी जवाब दे रहा हूँ। किसी भी एजेंसी ने अगर कोई निकाला है या ऐसा कोई जो अगर उनके पास प्रूफ है, निश्चित रूप से उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर अडानी जी ने कोई गलत काम किया है तो उसकी सजा उनको जरूर मिलेगी। इसमें मोदी सरकार और शाह जी का इसमें क्या लेना देना? नहीं, सरकार की बात नहीं हो रही, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही। जो स्थिति है उससे इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है कि अमेरिकन की एजेंसी ने वारंट जारी किया है। वारंट तभी जारी किया जाता है जब कोई फैक्ट्स फाइंड क्लियर हो। अयूब जी, यहाँ पर जो है राहुल जी का भी इसमें वर्जन आया था, उन्होंने कहा था कि जो है अडानी को गिरफ्तार किया जाए। सीधे तरीके से उन्होंने जो है कहा है कि ये जो है जिस तरीके से अडानी के ऊपर ये मामला हुआ है, 2250 करोड़ की रिश्वत का जो आरोप लगा है और वारंट जारी हुआ है, उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किया जाए। और बिल्कुल सीधा सीधा जिसके हमेशा जो है राहुल गांधी जोड़ते हुए आए हैं यहाँ पर अडानी से मोदी जी को और पूरी बीजेपी पार्टी को। एक बार अयूब भाई जवाब दो, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, श्रीवास्तव जी का भी जवाब देना चाहता हूँ कि अडानी जी का आप नाम जोड़ रहे हैं। मुझे आज बताइए, अडानी जी कौन सी पोस्ट पे है भारतीय जनता पार्टी में, या संगठन में किसी पद पर है, या कुछ उनको कोई पद दे रखा है बीजेपी ने? आप उनका अडानी का नाम लेकर बीजेपी से जोड़ने का क्या तात्पर्य है? मैं इस बात को जानना चाहता हूं हमारे दोनों मित्रों। नहीं, हम लोग बीजेपी से नहीं जोड़ रहे हैं। हम तो सर इस बात का यहाँ पर जो चुनाव की चर्चा चल रही है, इस चुनाव की चर्चा में अडानी जी का नाम लेना ही अपने आप में कोई उचित नहीं होता। मेरा कहना है कि परसेप्शन बनता है वोटर्स का। परसेप्शन अगर ये 4 दिन पहले आता तो सकता परसेप्शन बदला होता। मैं किसी पार्टी का पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। देश में जो स्थिति बनी है, जिस तरह को लेकर के बातें उठ रही हैं, जिस तरह अमेरिका ने इशू उठाया है, पहले भी उठाया था एडनबर्ग का इशू, और इस तरह के इशू उठते हैं और एक पार्टी का सपोर्ट या सरकार का सपोर्ट एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को मिलता रहा है बराबर, ये तो एस्टैब्लिश फैक्ट है, उसको उससे जोड़ना ना जोड़ने की बात ही नहीं। अयूब जी, आप भी कुछ कह रहे थे इस मामले को लेकर? जी सर, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अडानी जी ने जो भी काम किया और अमेरिका ने वारंट निकाला, कोई हिंदुस्तान सरकार ने वारंट नहीं निकाला है। प्रधानमंत्री जी अगर एक अमेरिका जैसी चीज़ आप पे आरोप लगा रही है कितने बड़े बिजनेसमैन पे, तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ अपना बयान दे। वो बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? और आप एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी आप हर बात कोई जांच एजेंसी क्यों नहीं बोल रही है? मुझे बताइए, कोई कोई जांच एजेंसी भी क्यों नहीं बोल रही है इतना बड़े मैटर पे? ये बताइए आप। तो इतने बड़े अगर आप रिश्वत हैं, अगर अमेरिका की एजेंसी ने अगर कोई कुछ किया है और वो अगर भारत सरकार को अगर इंटीमेट करेगी तो निश्चित रूप से जो जांच एजेंसी हरकत में आएगी। आप ये बताइए, आप एक मिनट, आप कह रहे हो कि अडानी जी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बीजेपी से क्यों जोड़ रहे हो, तो आप उनका पक्ष भी क्यों ले रहे हो? आपको तो तुरंत आपको तुरंत ये कहना चाहिए, आप बीजेपी की तरफ से ये कहिए। अगर आप पक्ष नहीं ले रहे हो तो आप बीजेपी की तरफ से ये कहिए कि हाँ उन्हें तुरंत गिरफ्तार करिए, तो मैं मानूंगा कि आप, इसका मतलब आप पूरी तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जांच एजेंसी अगर प्रूव करती है कि अगर कुछ भी गलत काम किसी भी व्यक्ति ने किया है, आप अडानी जी का छोड़िए, किसी भी व्यक्ति ने, आप तो ये कह दीजिए कि बीजेपी उसकी सजा उसको मिलेगी। बीजेपी अडानी जी को सपोर्ट नहीं कर रही है और उनको गिरफ्तार कीजिए। ये एक अलग बहस है, ये तो दिन भर यहाँ पर चलने वाली है, क्योंकि ये एक अलग बहस है जो दिन भर यहाँ पर चलने वाली है। लेकिन आंकड़ों को देख लेते हैं एक बार, क्योंकि महायुति यहाँ पर कुछ एक दो सीटों से कभी आगे हो रही, कभी पीछे हो रही थी। यहाँ पर महाविकास अघाड़ी जो है वो अभी फिलहाल 60 या 67 पर ही जो है चल रही है। दूसरी तरफ झारखंड की थोड़ी सी बात कर ले। यहाँ पर झारखंड में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एनडीए यहाँ पर 30 पर है और इंडी 50 पर, इस पर तो जरूर मुझे लगता है अयूब जी कुछ बोलने वाले होंगे। जी सर, वापस आप देखिए एनडीए की जो यहाँ पर जो है सीटें इस वक्त जो है 30 बता रही है झारखंड में, और वहीं दूसरी तरफ जो है इंडी जो है वो यहाँ पर 50 सीटों पर है। यहाँ तो थोड़ा कांग्रेस खुश नजर आ रही है। देखिए, झारखंड में तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, बीजेपी का इतना वजूद नहीं है वहाँ। इंडिया गठबंधन वहाँ निश्चित रूप से सरकार बनाएगी, परिणाम धीरे धीरे आपके सामने आने वाले हैं। फिर भी कांग्रेसी कभी ये दावा नहीं करते कि बस सरकार बन गई, हम परिणाम का इंतजार करते हैं। पूरे परिणाम जब तक आएंगे, सरकार बन रही है इसमें कोई दिक्कत नहीं, वहाँ वैसे भी बनती, लेकिन धीरे धीरे परिणाम आ रहे हैं कांग्रेस के पक्ष, इंडिया के पक्ष में, सरकार निश्चित रूप से बनेगी। फिर भी हम वेट कर रहे हैं पूरे परिणाम का। हम महाराष्ट्र के लिए भी यही कहते हैं कि अगर महाराष्ट्र महायुति 222 पे आगे है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी 2-3 फेज़ के चुनाव अभी परिणाम आए, 24 राउंड होते हैं। धीरे धीरे आप देखिए काफ़ी कुछ बदलने वाला है।
नहीं अयूब भाई, जैसे आपने हरियाणा का उदाहरण दिया, जी वास्तव में हरियाणा और झारखंड का उदाहरण मैच करता है, क्योंकि सीटों की संख्या लगभग बराबर है। इसलिए आप ये जो कह रहे हैं कि हरियाणा का एग्जाम्पल वास्तव में झारखंड पर सेट होता है कि झारखंड में अगर मान लो एनडीए अगर पीछे चल रहा है तो निश्चित रूप से इतनी कम सीटों में उठापटक कभी भी हो सकती है, क्योंकि निश्चित रूप से अभी 3-4 राउंड का ही अगर कैलकुलेशन अगर हुई है, ये जो परिणाम ये हो पाएगी। ये परिणाम बाकी आते हैं, अलग अलग महाराष्ट्र एरिया की के आते हैं। मैं बता कहीं रहा हूं, बीजेपी भारी है, कहीं इनकी मायावती के अलग मैं गठबंधन इसी भारी चीज़ है। पे आ रहा हूँ। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लगभग 4 गुना फर्क है, इसलिए महाराष्ट्र पर हरियाणा का एग्जाम्पल सेट नहीं हो पाएगा, लेकिन झारखंड पर निश्चित रूप से सेट चलिए एक होता बात है। बताएं मुझे, आप मैं दोनों से ही सवाल करता हूँ, साथ में मेरे साथ में जो है यहाँ पर श्रीवास्तव जी बैठे हैं। हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई यहाँ पर, और फिर इसके बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है वो भी यहाँ पर चुनाव के अंदर में काफ़ी जोरों पर यहाँ पर रहा है, इसको लेकर आप लोग क्या अपनी राय बताना चाहते हैं यहाँ पर में कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी यहाँ पर होती है और उसके बाद में चंपई सोरेन को है मुख्यमंत्री बनाया जाता है, उसके बाद जब जैसे ही वो यहाँ पर जो है अपनी जमानत पर जिस तरीके से जो है बाहर आते हैं, उसके बाद फिर उनको हटाया जाता है, बीजेपी में जो है चंपई शामिल होते हैं। ये जो उठापटक यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है महाराष्ट्र के अंदर ही उठापटक हुई है, झारखंड के जो ये चुनाव है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बड़ी उठापटक यहाँ पर भी फिलहाल जो नतीजे आ रहे, इन दोनों मुद्दों को आप कितना जोड़ के इसमें देख पाते हैं? मैं सबसे पहला सवाल तो मैं यहाँ पर एक बार श्रीवास्तव जी से करना चाहूँगा। देखिए, जो उसकी बात है झारखंड की, वहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई और जो आरोप लगाए गए वो आरोप सिद्ध प्राय नहीं थे, एक मोटे मोटे आरोप के आधार पर गिरफ्तारी की है, जबकि आरोप के आधार पर गिरफ्तारी सामान्यता नहीं होती है। 2 मुख्यमंत्रियों का मामला सामने है, एक झारखंड वाले का और एक दिल्ली वाले का। दिल्ली वाले केजरीवाल जी को आरोप लगाने के बाद भी उनको गिरफ्तार किया, लेकिन उन्होंने पद नहीं छोड़ा, उनकी अपनी इच्छा थी। लेकिन जिस तरह सोरेन ने पद छोड़ा और बाद में जीत करके वो फ्री होके आए, कोर्ट से बरी होके आए या उनको जमानत मिली, उसका फायदा पड़ा उनको, और लोगों को लगा है कि जिस एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जानबूझकर परेशान किया गया, पॉलिटिकल वेंडेटा तो उसके ऊपर कुछ नहीं था, इसी का फायदा शायद झारखंड में सरकार को मिल रहा है। राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से जो मुद्दे हैं यहाँ पर काफ़ी हावी रहे हैं चुनाव के अंदर में, जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, उसके बाद फिर उनका जेल से निकलना, और जिस पर अभी जो है श्रीवास्तव जी ने कहा कि सिर्फ आरोप के आधार पर गिरफ्तारी हुई, चाहे वो केजरीवाल की हुई हो चाहे यहाँ पर हेमंत सोरेन की हुई हो। नहीं, मैं इस मामले में यही कहूँगा, क्योंकि जो मामला अगर न्यायालय में विचाराधीन है तो हम लोग बहुत अधिक उस पर कुछ टीका टिप्पणी करने के उसमें नहीं रहते हैं। फिर भी निश्चित रूप से चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में जो जनता होती है वो जनता जनार्दन ही डिसाइड करती है कि कौन सा आरोप लगा अगर और कौन सा आरोप सही है, वो अपने दृष्टिकोण से देखती है। अगर वास्तव में आम जन को लगेगा कि जो आरोप लगे हैं वो सही है तो उसके खिलाफ वोटिंग जाएगी, और अगर उनको लगता है कि नहीं ये आरोप गलत लगे, झूठे लगे, या हमारा नेता ईमानदार है, तो निश्चित रूप से आम जनता डिसाइड करती है और वो वोट में कन्वर्ट करके मतपेटी में अपना जब वोट डालने जाते हैं निश्चित रूप तब डिसाइड करते हैं, और जो आंकड़ों की संख्या होती है उसके आधार पर सरकार बनती है। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि पहले से हम लोग डिसाइड करें कि वो आरोपी सही है गलत है, क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान है राजनीति में रहे हुए, परंतु आरोप अगर साबित हो और अगर वास्तव में चालान जाए और अगर उसको कोर्ट माने, डिसाइड करे, तब उसके बाद ये तय होता है कि वो वास्तव में आरोपित है। देखिए, आरोप या एफआईआर जो भी दर्ज होती है वो किसी निर्णय के लिए बाध्य नहीं होती है। निर्णय अंततः सरकार का न्यायालय करता है, तो न्यायालय का फैसला अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले पर? न्यायालय ने फैसला करके उनको जमानत पर रिहा कर रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईडी, एबीसीडी जितनी भी एजेंसियाँ लगी हुई है, ये विपक्ष के लिए क्यों लगी हुई है? क्या तुम्हारे पक्ष में ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसको कोई जांच होनी चाहिए? नहीं, ये अभी आरोप लगा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी अयूब भाई, तब आपने देखा कि सीबीआई का कैसा इस्तेमाल होता था। अनेक नेताओं को, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अरे हमने किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं कराया। मुख्यमंत्री की बात नहीं करें आप, किसी मंत्री केंद्रीय कौन, एक आध उदाहरण बताओ आप। लोग पीछे पड़ना अलग चीज है, जांच अलग होना, सरकारें गिराना, मुख्यमंत्री को अंदर करना, और उन पे कोई आरोप सिद्ध। संजय सिंह जी को, आप पार्टी के संजय सिंह जी को आपने गिरफ्तार करवाया। दुरुपयोग कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के एजेंट बनकर सीबीआई ने जो काम किया
वो आज दिन तक किसी भी सरकार में तो ऐसा वो नहीं भाजपा हुआ। के लिए भी वही काम कर रही है क्या नहीं, सीबीआई? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम नहीं कर आप रहे। दूध के धुले हुए हो, हमने- आप कुछ आपने- नहीं कर रहे आपकी सरकारों में हो। हुआ अरे है। आप करो तो चमत्कार और हम करें तो हाहाकार, ये तो देखिए। आपकी सरकारों में हुआ। अरे हमारी सरकारों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यही हुआ। 2014 के बाद हिंदुस्तान का ट्रेंड पूरा बदल गया है। इंदिरा गांधी पब्लिक को सरकार ने किसी, जब इमरजेंसी लगाई, आप मेरी बात, इमरजेंसी लगाने के बाद आपने खुद ने देखा क्या असर हुआ इंदिरा गांधी सरकार का। अरे आप आम जनता सब समझती है, समझदार है, और उसका उत्तर निश्चित उसके रूप से बाद में कांग्रेस ने इमरजेंसी दिया। के बाद कांग्रेस ने झारखंड कितने के साल नतीजों- राज किया है बताइए चलिए, आप। झारखंड के नतीजों से पहले जो है पीएम मोदी ने जो है बिरसा मुंडा की 150वीं जो जयंती है वो मनाई है। कुछ जो है कहीं ना कहीं जो है वोट जिस तरीके से जो चुनाव के दौरान जो यहाँ पर मतदान हुए हैं, कुछ ऐसे स्टैंड जो है यहाँ पर जो है पीएम मोदी ने लिए हैं जिसको लेकर देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ बड़ा बदलाव होने वाला था। लेकिन आपको लगता है कि श्रीवास्तव जी की उसको लेकर यहाँ कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको झारखंड में, खास तौर से क्योंकि ये भी बड़े खास जो है चुनाव है यहाँ पर झारखंड के? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, वो प्रारंभिक रुझान है। जब तक 12:30, 1 बजे के आसपास स्थिति स्पष्ट हुई थी, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कौन सी पार्टी की स्थिति क्या है। ये ऊपर नीचे स्विंग्स चलते रहेंगे। 2 या 3% के वोटर्स के स्विंग से सरकारें बनती हो जाती है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मतलब जो जिस तरीके से 200 सीटों पर यहाँ पर आगे चल रही है, इधर जार आप देखें कि ना बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर दिख रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने इस बात को शायद स्वीकार कर लिया है कि जो शिवसेना है, शिंदे गुट जी। ने जो है वो शायद असली शिवसेना है। नंबर 1। दूसरा, शिवसेना के शिंदे ने जो घोषणाएं की थी महिलाओं के 3000 रुपये वाली, वो अपने आप में काम कर गई। जिस तरह की मध्य प्रदेश में लाडली बहना काम कर गई। बिल्कुल। महिलाओं का मत जो है एक तरह से क्लीन स्वीप हो रहा है बीजेपी की ओर, उसका फायदा मिल रहा है। तो ये लगता है लाड़की योजना जो है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर ये फैक्टर काम कर रहा है, महिलाओं का जो है वो रुझान वाकई में यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा है वोट के रूप में। देखिए, देश में जब से केजरीवाल जी आप पार्टी को लेके आए, तब से उन्होंने एक शुरुआत किया है देश के अंदर फ्रीज योजनाओं के लिए, मुफ्त देने की योजनाओं के लिए, और हर सरकारें, हर पार्टियां इस काम को कर रही हैं। जो पार्टी ज्यादा कर पाती है, जिसपे लोगों को विश्वास होता है, उसको लोग वोट देते हैं। इस बार 3000 रुपये पर मंथ की घोषणा की है महिलाओं के लिए, अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। फ्री की योजनाओं को कभी कभी जब सरकार बनती है तो बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। कभी कभी जो है इससे पहले की अगर हम बात करें तो फ्री की योजनाओं को जो है रेवड़ी भी यहाँ पर कहा गया। अजय जी, राकेश जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से एक तो पहले मैं बात कहना चाहता हूँ कि जो आपने श्रीवास्तव जी ने कहा जी कि भाई जो वास्तव में जो शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना ओरिजिनल जिसको कहते हैं, कहीं न कहीं महाराष्ट्रियन जो लोगों ने, मराठी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में ही ओरिजिनल शिवसेना को माना गया है, जो हिंदुत्व के लिए काम उसी करती है। बात का लाभ कहीं न कहीं महायुति गठबंधन को मिल रहा है। और एक तरफा जो 230 सीटों के लगभग अगर 288 में से अगर आगे महायुति गठबंधन चल रहा है, तो निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे की सरकार ने कहीं न कहीं अच्छा काम किया होगा, महाराष्ट्र के हितों के लिए काम किया होगा, विकास का काम किया होगा। दूसरी बात, आप जो अभी कह रहे हैं कि रेवड़ी वाली जो बातें हैं जी, निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझे आप कहें तो मैं इस चीज़ में कभी भी सहमत नहीं होता हूँ कि कहीं न कहीं रेवड़ियाँ अगर बांटी जाए और चुनाव के समय अगर ऐसा किया जाए। परंतु ये चुनाव के समय की घोषणाएं नहीं है, पहले जो घोषणाएं होती आई है निरंतर रूप से, जो सामाजिक रूप से पिछड़े, वंचित और शोषित लोग होते हैं, उन लोगों के लिए सिर्फ सरकार का दायित्व बनता है तो उन लोगों को भी, जो लोग सामर्थ्य लोग हैं, समर्थ हैं, उनके बराबर समकक्ष लाकर खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। तो सरकार का काम ही यही है। बिल्कुल। सरकार यही चाहेगी कि जो भी एक जो कहें कि पिछड़े हुए लोग हैं, उन सबको एक लाइन में लाकर खड़ा किया जाए। कहीं पर भी कोई अपने आप को कहीं पर भी ये नहीं समझेगा उसको अवसर नहीं मिला, इसलिए निश्चित तौर पर ये ऐसी घोषणा की जाती है, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। परंतु ऐसी घोषणाओं का निश्चित रूप से चुनाव के समय दुरुपयोग, जो हमने राजस्थान में भी देखा, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जी, जो वो चुनाव आए, चुनाव के पहले 2-3 महीने पहले से घोषणाओं को जो अंबार लगाया जी, उसका परिणाम आम जनता ने भी उनको राजस्थान में भी दे दिया। वैसे अशोक गहलोत जी मुंबई पहुंच चुके हैं। वैसे अशोक गहलोत जी जो है मुंबई पहुंच चुके हैं, जयपुर से वो रवाना हुए थे, मुंबई भी पहुंच चुके हैं। परिणाम खैर वो भी देखेंगे। मुंबई में जाएंगे, वो सांत्वना देने जाएंगे उनके गठबंधन। क्या अयूब जी क्या लगता है, सांत्वना देने जाएंगे? दूसरा एक सवाल मेरा आपसे ये भी, अयूब जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो है पूर्वा जी ने कहा कि ओरिजिनल जो शिवसेना है वो यहाँ पर महायुति को जो है यहाँ पर बढ़त दिला रही है, तो फिर कांग्रेस के साथ में जो शिवसेना वो कौन सी वाली है? ये उद्धव ठाकरे जी किनके बच्चे हैं?
किनके बच्चे लड़के तो सब जानते हैं ना, लड़के किनके हैं? तो ओरिजिनल अरे तो भाई वो साहब, शिवसेना ओरिजिनल वो है। क्या इन्होंने लोकतंत्र तो में क्या पिता पुत्र अरे ये तो राजतंत्र आप नहीं मेरी है? बात सुनिए, आप मेरी बात जी, सुनिए, ये तो राजतंत्र आपकी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजतंत्र ने में पिता पुत्र की शिवसेना याद करते के हैं। 2 टुकड़े करने में पूरा अगर योगदान रखा है। राजतंत्र होता तो उनकी गद्दी वो संभालते, राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र में जहाँ जनता विश्वास व्यक्त करेगी वो ओरिजिनल शिवसेना वो कहलाएगी। भारतीय ये जनता राजतंत्र पार्टी नहीं ने है। उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना के 2 टुकड़े अरे कराए, राजतंत्र नहीं है भाई आपके साहब, एकनाथ आप जी समझो शिंदे इस को चीज उधर ले गए और ये जिनका सिद्ध पुत्र करा है वो दिया। शिवसेना का कैसे बन गया? अरे ये सिद्ध करा दिया आपने कि ओरिजिनल वो है। ओरिजिनल तो वो है जो बैठे हुए हैं, तो जनता डिसाइड करेगी ना, मातोश्री जनता में decide जो कर रही बैठे हुए हैं वो शिवसेना है। महाराष्ट्र की जनता ने डिसाइड कर लिया है, महाराष्ट्र की original सेना, कौन सी बात हो रही है शिवसेना असली कौन है तो उसकी बता रहा हूँ हाँ, मैं तो आपको। शिवसेना गठबंधन जो बीजेपी का गठबंधन है वही आगे चल रहा है। महाराष्ट्र में लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में है। महाराष्ट्र अगर राजतंत्र होता तो उद्धव ठाकरे जी को हम मानते कि वो असली शिवसेना है, परंतु हाँ, लोकतंत्र है। मानते तो हो आप। लोकतंत्र अरे में- मानते नहीं, तो नहीं, हो नहीं। आप। लोकतंत्र में परिवारवाद की वजह से मा- शिवसेना नहीं मानी जाएगी। लोकतंत्र में वहाँ की जनता जो डिसाइड करेगी उसको मानना पड़ेगा। भाई आप समझो, तो आप उस शिवसेना को हटा के दूसरा नाम रख के देखा, आप चुनाव लड़ लेते तो नहीं, आपके नहीं। सामने परिणाम आ जाते। नहीं, कैसे कैसे मान लेते हैं? भाई आपने शिवसेना उनकी थी तो अब आप अलग हुए, वो दूसरा चुनाव नाम रख आयोग लेते है, आप। चुनाव आयोग का काम है। अरे वो अलग बात ओरिजिनल- बता रहा हूँ, ओरिजिनल शिवसेना जिसको चुनाव वो तो आयोग जो भी देगा, दिया चुनाव, हम वो तो नहीं फिर- कह रहे हैं, उस पर हम तो नहीं फिर जा रहे दिक्कत हैं। है। अरे मैं तो कह रहा हूँ अगर शिवसेना के अलावा दूसरा नाम रखते और फिर चुनाव जीते देखिए तो असली लगता है असली हमें। असली असली आपके कहने शिवसेना से या नहीं। असली शिवसेना दूसरी शिवसेना, ये तो जो है अभी परिणाम जिस तरीके से आएंगे वहां पर जो है बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से जो है इस 5 साल के अंदर में पहले जिस तरीके से जो है अगर महायुति गठबंधन है, उसके अलावा जिस तरीके से अघाड़ी का जो गठबंधन है, मुख्यमंत्री बनने के बाद में फिर मुख्यमंत्री यहाँ पर बदलता है और काफ़ी उठापटक यहाँ पर होती है। तो वैसे श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से मेरी आपसे बात हो रही थी, यहाँ इस वक्त में कि जो इस राजनीति को आप देखते हैं यहाँ पर, और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, और आप बताएं कि क्या सिर्फ जो है सत्ता में बने रहना ही लीडर्स के लिए सर्वोपरि हो चुका है, या फिर अपनी पार्टी के प्रति जिस तरीके की जो निष्ठा थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है? जिस तरीके से हम महाराष्ट्र की हम बात करते हैं कि जो नेता हैं पहले कभी कांग्रेस के साथ होते हैं, उसके बाद वो बीजेपी के साथ में, कभी वो इस गठबंधन में होते हैं, कभी उस गठबंधन में होते हैं। निष्ठाएं आजकल बदलती रही हैं समय, परिस्थिति और काल के अनुसार। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात करें तो जो शरद पवार की पार्टी थी उसके टुकड़े हुए और उनके भतीजे अलग पार्टी में चले गए। वो बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, पहले वो सरकार से जुड़े, बाद में मुख्यमंत्री बने। अब आज की डेट में उनके पोस्टर्स लगे उनके एरिया में, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी तरह से स्थिति शिंदे की भी है और ऐसी स्थिति उनकी भी है। बीजेपी के जो नेता हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, फडणवीस जी, फडणवीस की, वहाँ तीनों ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं। जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें अगर सब कुछ ठीक रहता है तब तो ठीक है। अगर बीजेपी 150 के आसपास सीटें ले जाती है, 100 के ऊपर ले जाती है, तब तो उनको संकट नहीं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अदरवाइज जो दो और दावेदार हैं वो भी अपनी स्थिति बनाएंगे। हो सकता है कि दल बदल महाराष्ट्र में बहुत पुरानी बात नहीं हो सकता, फिर भी कुछ अदल बदल हो जाए। इसलिए महाराष्ट्र के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है तब तक जब तक कि बीजेपी की कमांडिंग स्थिति न बन जाए। यहाँ पे क्या लगता है महाराष्ट्र के अंदर में ये पॉलिटिकल लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है? वर्चस्व की लड़ाई है। ये वर्चस्व की लड़ाई है। आप कितना सही मानते हैं इसको पोरवाल जी, कि या वाकई में यहाँ पर जो है बीजेपी को सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर? जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ओरिजिनल शिवसेना जो है, जिसकी वजह से महायुति गठबंधन जो है यहाँ पर इतना जो है करीब करीब जो 200 के आसपास की सीटों पर आगे चल रहा है, लेकिन क्या ये जो है इसका जो है वर्चस्व की लड़ाई का फायदा यहाँ पर जो है बीजेपी को मिल रहा है? नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, ये कुल मिलाकर जो एमवी जो आप कहते हैं महायुति, महाविकास अघाड़ी जो है, जी बिल्कुल, महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है उसमें कितने दलों का समावेश है ये आप स्वयं जानते हैं, और हमारा महायुति गठबंधन में कितने दलों का समावेश है ये सब विदित है। इतने संगठनों का केवल मात्र बीजेपी का और एकनाथ शिंदे की जो सरकार चली उसका विरोध करने के लिए इतने संगठन अगर एकजुट होकर भी अगर मान लो 3 गुना अगर आज के अभी वर्तमान में हम देखें तो 70 पर तो एनडीए आगे है और 212 पर लगभग महायुति गठबंधन आगे। तो इतना डिफरेंस कवर करना मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है, और इतना डिफरेंस अपने आप में ये परिणाम दिख रहा है कि वास्तव में जो ये वर्चस्व की लड़ाई की बात नहीं कर रहे हम, और राजनीतिक उठापटक की बात भी नहीं करूँगा, मैं दोनों हमारे मित्रों से सहमत नहीं हूँ। यह जनता की सेवा, विकास की राजनीति और जो वहाँ की जो पॉपुलैरिटी, जो वहाँ के स्थानीय नेताओं की पॉपुलैरिटी जो होती है और जो एक विचारधारा काम करती है, तो निश्चित रूप से हमारी जो विचारधारा है
कि सत्ता का माध्यम केवल सेवा का है, सेवा के लिए ही सत्ता का माध्यम होता है, क्योंकि अगर सत्ता नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते हैं और डिसीजन मेकिंग का पावर हमारे पास नहीं होता है। इसलिए सत्ता में आना लोकतंत्र में आवश्यक होता है, इसीलिए चुनाव लड़े जाते हैं, इसीलिए ये सारे ये जो प्रकल्प होते हैं ये सब किए जाते हैं। चुनाव के दौरान जो है जिस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो अहम सवाल है, मैं आप जो यहाँ पर जो गेस्ट है उनसे भी करूँगा, और श्रीवास्तव जी आप भी मुझे लगता है कि इसके अंदर में जो है कहीं ना कहीं जो है एक सही स्थिति क्लियर कर पाएंगे। योगी का जो बयान था जिस तरीके से कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उसके बाद में इसी नारे को चेंज कर दिया कि एक है तो सेफ है। आप सोचिए कि यहाँ पर बीजेपी जो है पहले इस जिस तरीके से यहाँ पर जो योगी हैं उन्होंने ही खुद अपना ये नारा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के ही नेताओं ने जो है इसका जो है विरोध भी यहाँ पर किया है। और आप देखिएगा अजित पवार को जो है ये नारा जो यहाँ पर रास नहीं आया है। इसके अलावा जो है जो कई जो मंत्री है उन्होंने भी जो है इस नारे को जो है इसका विरोध यहाँ पर किया है। देखिए एक है और सेफ है जी। या बटेंगे कटेंगे जी। दोनों के पीछे जो मंतव्य एक ही है कि हम वोटों को पोलराइज करें। उसके पीछे मोटिव यही है टोटल मिला के, जो बीजेपी या सरकार जो लोग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करना देश के लिए हितकर नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। राकेश जी आप क्या कहना चाहेंगे इस दोनों नारे, जिस तरीके से जो है योगी ने पहला जो नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उसके बाद में फिर उसी नारे को बदलकर जो एक है तो सेफ है के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये योगी जी ने किस अंदाज में कहा या किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये तो आपको जब आपके चैनल पर अगर वो योगी जी को आप बुलाएंगे तभी आप उनसे क्लियर पूछ पाएंगे। परंतु जहाँ तक मैं समझा हूँ या जहाँ तक मेरी समझ है, निश्चित रूप से आज के सिनेरियो में हम देखें तो एक है तो सेफ है, ये बिल्कुल ही उपयुक्त एक तरह से वाक्य है कि हमारे हिंदुस्तान में अगर जो हमारे मोदी जी का आप कोटेशन देखें, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये उनका जो एक मूल ध्येय वाक्य जो शुरू से उनका चलता है। निश्चित रूप से अगर हम सब हिंदुस्तान में रहकर अगर हम अपना आपको हिंदुस्तानी मानेंगे और हम सब मानेंगे कि हम सब हिंदुस्तान के हैं, हमारा देश और हमारा जो राष्ट्र है वो अगर हिंदुस्तान है, मैं कहीं ये कोट नहीं करूंगा धार्मिक आधार पर बंटवारा हो या धार्मिक आधार पर हम आपस में बटे, परंतु कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को भी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, क्योंकि हम अगर बैकग्राउंड में जाएंगे, हिंदुस्तान का बंटवारा आप सबको भी ध्यान है कि किस आधार पर हुआ था, केवल एक धार्मिक आधार था। अगर उस आधार पर हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ रवि जी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो मुस्लिम हमारे भाई रहे, यहाँ पर जो भी इन्होंने यहाँ पर स्वीकार किया कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, तो कहीं न कहीं मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे परसेंटेज है जो यहाँ हिंदुस्तान में रहने के बाद भी, मतलब इस कोर्ट को भी आप माने मेरे कि यहाँ रहने के बाद भी अगर पाकिस्तान परस्त होंगे तो निश्चित रूप से ये बात कही जाएगी एक है तो सेफ है। अगर हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमुना तहजीब की हम बात करते हैं, लेकिन बात करने से कुछ नहीं होगा रवि भाई, बात करना उसको इम्प्लीमेंट करना, एक है तो सेफ है ये इसलिए कहा गया है कि अगर हिंदुस्तानी हम सब एक रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो अर्थव्यवस्था भी द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। हमारा जो कहें कि हिंदुस्तान की ताकत, जो मोदी जी का जो सपना है कि हिंदुस्तान ताकत और देश बनकर पूरे विश्व में एक अपनी शक्ति का एहसास कराए, वो हम कर पाएंगे। और अगर हम अलग अलग बटेंगे या हम धार्मिक आधार पर ही बांटने की बात करेंगे, जो कांग्रेस का शुरू से नारा रहा है कि हम तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करके एक रहेंगे, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का कहीं बना होगा। वैसे ये जो नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पर राकेश जी आपने तो अपनी राय दे दी, मैं इसमें एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। आप देखें जिस तरीके से जो है कावड़ यात्रा जिस तरीके से शुरू हुई थी, उस वक्त बहुत बड़ा स्टैंड जो है यहाँ पर योगी सरकार ने लिया था। उसके बाद जिस तरीके से जो कटेंगे तो बटेंगे के बयान यहाँ पर सामने आया, उसके बाद फिर उसको बदलकर जो है एक है तो सेफ है यहाँ पर किया गया। आप कह रहे हैं कि धार्मिक आधार पर जो है उन्होंने क्या समझकर ये सब चीज़ें की थी, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य रहा होगा उनका। लेकिन यहाँ पर अयूब जी मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपसे भी एक सवाल यहाँ पर करना चाहूँगा। अभी जो है कि यहाँ पर राकेश जी ने बोला कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो इस तरीके से जिस तरीके से जो नारे दोनों सामने आए हैं, बीजेपी ही जो है पहले नारा देती है, यहाँ पर जो है योगी जी नारा देते हैं, उसके बाद फिर वही इसको बदलते हैं, उसको बदल के एक है तो सेफ है यहाँ पर ये किया जाता है, क्योंकि खुद इनके ही जो मंत्री है या जिस तरीके से जो उनका गठबंधन जो रहा है यहाँ पर महायुति का, उसके जो मंत्री हैं वो इसको जो है कहीं ना कहीं नकार रहे हैं। देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ 36 कौमें रहती है। ये केवल और केवल वोट किस तरह से अपने पक्ष में किए जाए,
कई नारे कटेंगे तो बटेंगे का क्या मतलब है? क्या होता कटेंगे तो बटेंगे? इन्हीं के लोग अपोज करें, इन्हीं के लोग, इन्हीं के मंत्री कह रहे हैं नहीं ये नारा सही नहीं है, एक है तो सेफ है। अरे हिंदुस्तान तो सेफ है अपने आप में, आप क्यों हिंदुस्तान को गुमराह करने जा रहे हो? हिंदुस्तान में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? सब सेफ है हिंदुस्तान में। पहले जो चल रहा था ठीक चल रहा था, 2014 के बाद मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान का ट्रेंड बदल गया है। पॉलिटिक्स में ले लीजिए आप, लोगों के रहन सहन में ले लीजिए, एक अलग माहौल बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। आम हिंदुस्तानी किस तरह, सरकार कोई भी हो, सरकार का दायित्व है रोटी कपड़ा मकान। सरकार का दायित्व ये नहीं है कि कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, वो तो सब है। तो एक मिनट आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, एक मिनट। आपने एक बार ये बटेंगे तो कटेंगे, तो आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सब आपस में मिलकर रहते हैं। अब ये कटेंगे, अब आप मेरी एक बात सुनिए। नहीं हम मुस्लिम अगर बटेंगे तो योगी जी के आपके लोग जो ये मेरी बात सुनिए, उन्होंने जो भी, अरे उनका जो भी बयान है, एक मिनट में कटेंगे तो बटेंगे ये मैं, हाँ तो आप मेरी इसी पे बात सुन लीजिए। आप अरे आप हमारे ऊपर नहीं ले रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपके लोग उसका अपोज क्यों कर रहे हैं, इसी चीज का कथन क्यों कर रहे हैं? आपके लोग अपोज क्यों कर रहे हैं कि नहीं ये नारा ठीक नहीं है, ये बता दीजिए। बीजेपी उसका, बीजेपी का मंत्रियों ने चेंज किया अगर आपस में। अरे मैं कह रहा हूँ आप ये बताओ मुझे कि आपकी पार्टी ने उसको चेंज क्यों किया है? एक है तो सेफ, आप भी कह रहे हो कि नहीं मैं एक है तो सेफ है। एक मिनट सर, एक मेरा एक और निवेदन है, एक मिनट। इन्होंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के पहले कहा था कि भाई सेवा करने का सबसे बढ़िया मौका है सत्ता में आना। तो क्या सत्ता में आके आप सेवा करना चाहते हो? बिना सत्ता के भी सेवा करते हैं लोग। तो केवल आपका एक ही विजन है, सत्ता में कैसे भी आओ सेवा तो आप कर रहे हो। जो जनता हिंदुस्तान की जान ही रही किस तरह से सेवा हो रही है। आज महंगाई के बारे में आप डिस्कशन क्यों नहीं करते? एक मिनट आप महंगाई, अरे आप महंगाई के बारे में क्यों नहीं बात करते? अरे जनता मैंडेट दे रही ना। आप देखिए 2014 के बाद आपका एक मिनट मेरी बात सुनिए, 2014 के बाद आपका स्विस बैंक गायब, आपका 2 करोड़ पर हर साल नौकरी देना गायब, आपका 15 लाख खाते में आना गायब। ये क्या चीज है? 15 लाख खाते में दे रहे थे क्या बीजेपी? कहाँ दिए? इसको दिए लगा रही थी क्या? हाँ आप महंगाई पे आप जो मुद्दे हैं उन पे क्यों नहीं आते? आप ये कटेंगे, ये देश का मुद्दे भटकाने के तरह इस तरह के ये बीच बीच में स्टेटमेंट आते रहते हैं, कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, सब सेफ है हिंदुस्तान में। हम अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। आपकी बात की थी, आप सुनने का भी धैर्य रखें। आप एक बार तो मैंने बताया उसको कटेंगे तो बटेंगे की बात जो आप कह रहे हैं, ठीक है, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कटेंगे तो बटेंगे। जो इस परिप्रेक्ष्य में मेरी जानकारी जहाँ तक है या मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, वो उन्होंने इस वजह से कहा कि हिंदुस्तानी अगर आपस में कटेंगे तो बटेंगे, जाति पाति के आधार पर हो, क्षेत्रवाद के आधार पर हो या किसी भी इशू पर अगर हम आपस में झगड़ा करेंगे या आपस में लड़ेंगे तो पूरा हिंदुस्तान एक कभी भी नहीं हो पाएगा। तो मैं उस बात से मेरी जहाँ तक समझ है वो मैंने आपके सामने रखा है। अब आप उसको किस वे में लेकर समझ रहे हो कि आपकी सोच। अरे हम तो कुछ नहीं समझ रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आपके लोगों ने इसको बदला क्यों? मैं ये कह रहा हूँ, आपसे ये कह रहा हूँ, आपकी पार्टी के लोगों ने इस नारे को क्यों बदला? जब आप इस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हो तो उनको भी सोचना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। इस सवाल पर एक बार मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है मैं श्रीवास्तव जी से भी इस सवाल को लेकर चलता हूँ कि जिस तरीके से जो ये था कि पहले की बटेंगे तो कटेंगे, जैसा कि अभी हम यहाँ पर राकेश जी कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे नहीं, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे। दूसरी बात यह है कि फिर इस नारे को बदलकर जो है एक है तो सेफ है किया गया। ये जिस तरीके से चुनाव यहाँ पर होते हैं उसमें किसी तरह के जो बड़े ये बयानबाजियाँ यहाँ पर आती है तो किसी ना किसी तरीके जो है ये एक लोगों के जो वोटर होते हैं उनके मन में जो है कहीं ना कहीं जो है काफी बड़ा बदलाव लेकर आती है। श्रीवास्तव जी देखिए, देश में जो मूलभूत समस्याएं हैं जी, बेरोजगारी, गरीबी, है ना, और शिक्षा की बात मान लेते हैं, बिल्कुल हेल्थ की बात है, जो इश्यूज कोर इश्यूज हैं उस पर कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है ना। चुनाव के परसेप्शन बनाने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं जो द्विअर्थी के 2 अर्थ होते हैं। आप जिसको जैसे चाहे वैसे देख लें, उस अर्थ के नारे लगा करके चुनाव जीते रहते हैं। और इस तरह के चुनाव जीतने से ठीक है, पार्टी को फायदा होता है, सरकारें बनती हैं, सरकारें आती है, लेकिन आम आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम आदमी की स्थिति वही है, बेड की स्थिति, बेड के ऊन निकाला जाता है बस। आखिर महंगाई कितनी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी कितनी है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर मतलब आम आदमी जो है बिल्कुल भेड़ की तरह हो गया है जिसकी खाली ऊन निकाल ली जाती है। तो यहाँ पर महायुति के अंदर भी तो देखो आपकी यहाँ पर जो है आम जनता ने जो है अभी इतना समर्थन यहाँ पर दिया, 225 सीटों पर चल रही है इस वक्त में यहाँ पर जो महायुति है। महाराष्ट्र की बात करें, देखिए महाराष्ट्र में वर्षों से 2 विचारधाराएं चल रही थी। एक तो शिवसेना की चल रही थी
प्योर हिंदुत्व थी, हिंदू राष्ट्र की बात थी, और दूसरी कांग्रेस चल रही थी। अब आज की स्थिति में जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें सारी की सारी स्थिति हिंदू समाज की पड़ती है, हिंदू में संवेदनशीलता आई है, हिंदू जागृत हुआ है, ये बात अपने आप में सही है। और जहाँ तक शिवसेना के दो भागों की बात है, तो उद्धव ठाकरे जी का जो माय उससे जुड़ा है, हो सकता है लोगों ने पसंद नहीं किया हो, लोगों ने उनकी बात को नहीं माना, नहीं समझा हो, और शिंदे जी की बात को माना हो कि शिंदे जी जिस तरह की हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, लोगों ने उनके साथ वोट दिया। ऐसा हो सकता है। बाला साहब ठाकरे के रहते हुए क्या कभी इस तरह की कोई जो है चीज़ें बिखराव की कभी सामने नहीं, लेकिन ठीक है उनके जाने के बाद में जो है वाकई में एक बड़ा बिखराव यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर देखा जा रहा है। गुट जो है आपस में बदल गए हैं, एक महायुति के साथ में तो एक आघाड़ी के साथ में। अयूब जी, मैं यहाँ पर जो है आपसे एक सवाल यहाँ पर ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है आंकड़ा जो है अब ये 225 से पहले 220 था, बढ़ते बढ़ते 25 हो गया है, और जो महाविकास आघाड़ी वो 57 होता जा रहा है। कैसे कांग्रेस क्या करेगी यहाँ पर? अब देखिए आंकड़े के हिसाब से तो लग ही रहा है कि महायुति आगे है जी, प्लस कर ही रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए महाराष्ट्र की पूरी स्थिति के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो परिणाम सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं तो लगता है कि कुछ ना कुछ इन्होंने कुछ किया है। तो 225 सीटें इनकी आ रही है, लेकिन फिर भी पोरवाल जी क्या कर दिया? कोई ऐसा विकास का काम किया होगा या कोई ऐसा मुझे लगा जनता, देखिए आज जो आज मेरी आरोप लगने वाला है, फिर मुझे ऐसा लगा शायद फिर कहीं ईवीएम पर आरोप लगने वाला है। नहीं, हम कांग्रेस के लोग हैं, हम आरोप वही लगाते हैं जो आरोप लगाने होते हैं, और वो आरोप सच होते हैं। हम ऐसे आरोप नहीं लगाते हैं हर कोई कुछ 225। फिर भी मैं अभी आपको कह रहा हूँ जब तक परिणाम नहीं आ जाए पूरे। संजय राउत ने तो आरोप लगा दिया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो हो सकता है। संजय राउत जी तो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से जो ये सीटें यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और हरियाणा में जिस तरीके से आप देखें कि हरियाणा में जब यहाँ पर परिणाम बिल्कुल जो है कांग्रेस के हाथ से निकल गया था और बीजेपी की तरफ जो है पूरा रुझान चला गया था, पूरा बहुमत यहाँ पर जो है मिलने की स्थिति आ गई थी। क्योंकि मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जब यहाँ पर एग्जिट पोल थे वहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं था कि जो हरियाणा में जो है यहाँ पर बीजेपी कहीं अपनी सरकार बना रही है, लेकिन एन वक्त पर जो चीजें बदल गई, जैसी चीजें बदल गई उसके बाद में आरोप यहाँ पर शुरू हो गए थे। विपक्ष की एक परिपाटी बन चुकी है जी। मैं इस चीज में आपसे कहना चाहता हूँ हाँ। कि जब भी अगर परिणाम विपक्ष के अनुकूल आए तो सब कुछ ठीक है। हाँ। और परिणाम अगर प्रतिकूल आने की संभावना हो या परिणाम प्रतिकूल आने लगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि या तो एक बार आप डिसाइड कर लें कि परिणाम अगर प्रतिकूल भी आ रहे हैं तो भी गड़बड़ है और अनुकूल आ रहे हैं तो भी गड़बड़। तो कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है क्या? कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है क्योंकि उनको खुद के नेता, इनको खुद को ये पता नहीं है कि किस दिशा में जाना है, क्या काम करना है, और आम जनता को, देश की आम जनता को क्या पसंद है, उनके टेस्ट क्या है, उनका क्या मूड है। अगर वो उसको एंटिसिपेट नहीं कर पा रही है तो इसमें दोष निश्चित रूप से कांग्रेस का, उनके नेताओं का और उनकी विचारधारा का है। जो वास्तव में जो ओरिजिनल कांग्रेस जो पहले थी उस समय जो उनको जन समर्थन मिलता था तो कहीं ना कहीं आज दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये देखें आप इतना डाउनफॉल जो कांग्रेस में आया है। और मैं बताऊं आपको रवि भाई, बहुत से मेरे कांग्रेसी मित्र हैं जो अंदर खाने कहीं ना कहीं इस बात को भी मानते हैं। कांग्रेसी मित्र तो है आपके मतलब है? कांग्रेसी मित्र तो है, हर पार्टी में हो सकते हैं, बिल्कुल सारी पार्टियों में हमारे मित्र रहते हैं। लड़ाई इतनी तो फिर लड़ाई क्यों होती है? फिर विचारधारा की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। हमारा काम करने का तरीका अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, हमारा विजन अलग है, तो उस बात की लड़ाई है। बाकी आपस में मित्रता निश्चित रूप से हो सकती है। और मित्रों का, उनके कांग्रेसी मित्रों का भी हमेशा एक अंदर खाने का इनके मानना होता है ऑफ द बीट कि वास्तव में यार मोदी जी के आने के बाद जो देश का कायाकल्प हुआ है, जो देश, जो हमारा हिंदुस्तान एक विकास की राजनीति जो कर रहा है और जो हमारे हिंदुस्तान का जो मान पूरे विश्व में बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वास्तव में वो भी मानते हैं, परंतु उनकी भी मजबूरियां हैं। राजनीतिक मजबूरी होने की वजह से वो भी इधर उधर स्विच करने में उनको थोड़ा समय लगता है। तो निश्चित रूप से आप ये उदाहरण उदयपुर शहर की विधानसभा का ही देखें जी। पहले जो हमारे इस विधानसभा चुनाव में जो गौरव वल्लभ जी जो चुनाव लड़े थे, बिल्कुल कांग्रेस से लड़े थे, तो उनका देखिए आप, उनकी भी विचारधारा जो परिवर्तन हुआ, उनका मन हृदय परिवर्तन जो हुआ, उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं वास्तव में पूरे हिंदुस्तान में एक जो भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के प्रति जो जन समर्थन, अपार जन समर्थन जो मिल रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसी विचारधारा के तहत उनको भी जाना चाहिए। तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो अच्छा हो, आपके लिए तो अच्छा हो गया कि गौरव वल्लभ जी जो है बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन यहाँ पर ट्रिलियन मिलियंस की बातें करने वाले जो गौरव वल्लभ है, कांग्रेस को तो बहुत पीछे कर गए यहाँ पर। सर मैं कांग्रेस तो जमा हो गई ना भाई साहब उदयपुर शहर में। आप देखिए
कि लगभग 60-65 हजार के आसपास उनके गौरव वल्लभ जी को वोट उद्धवपुर शहर की विधानसभा में मिले जी। परंतु कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि वास्तव में आम जनता का जो मूड उन्होंने भांप लिया कि आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ही विश्वास व्यक्त आम जनता कर रही है, तो उन्होंने सही समय पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। और निश्चित रूप से मैं पहले भी मेरे मीडिया इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि गौरव वल्लभ जी चाहे कांग्रेस में थे, उस समय भी मैंने, जब आपने मेरा लाइव डिबेट देखी हो भाई, तो मैंने ये कहा था कि निश्चित रूप से वो विद्वान व्यक्ति हैं, अगर वो सही पार्टी में नहीं है, सही पार्टी में आए, हमने उनको, मैंने मीडिया के माध्यम से निमंत्रण भी उनको दिया था, तो वास्तव में अगर वो हमारी पार्टी में आए तो उनका स्वागत है। इससे विद्वान लोगों का कहीं ना कहीं उपयोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी करेगी। अयूब जी, वैसे तो यहाँ पे वक्ता कम है आपके कांग्रेस के अंदर में, वक्ता भी जो है, उसके अलावा आप गौरव वल्लभ जी भी चले गए। मैं बताऊं आपको कि ये तो ठीक है कि आप आ गए हैं यहाँ पर, मैं बाकी तो शायद मुझे लगता है कांग्रेस की आज ये सीट भी खाली यहाँ पर रहने वाली थी अगर डिबेट के अंदर में। नहीं ऐसी कोई बात आपने फिर भी चलो ठीक है मान रखा इस चीज का, और आप यहाँ पर डिबेट में यहाँ पर शामिल हुए हैं, और कुछ और भी जो गेस्ट है वो भी शामिल होंगे। कांग्रेस संघर्षशील पार्टी है सर। मैं अब आपसे निवेदन करूंगा, इन्होंने अभी कहा गौरव वल्लभ जी के लिए कि वो एक बहुत ही विद्वान आदमी है। एक मिनट, वो बहुत, तो आपने जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो विद्वान आदमी का सपोर्ट किया था क्या? पार्टी कोई भी किसी से भी हो, अगर विद्वान आदमी आपको लगा कि नहीं ये उदयपुर को आगे ले जा सकता है, तो क्या आपने सपोर्ट किया? वो विचार, वो जब एक मिनट अगर हमारी विचारधारा से अगर जुड़े हुए रहते, हमारी विचारधारा के अनुकूल अगर होते, विद्वान होना अपने आप में अच्छी बात है, परंतु विद्वान होने के पश्चात भी अगर जो विचारधारा उनकी अनुकूल नहीं है। अब ये विद्वान कब हुए मैं आपको बताता हूँ। ये विद्वान कब हुए, पहले ना समझ थे आप जब ये कांग्रेस में थे, जैसे ये भाजपा में गए। एक मिनट, अरे आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जैसे वो बीजेपी में जाते हैं तो अपन बाद में और थोड़ा सा एक कर मिनट, लेंगे। जैसे आप कोई भी भी यहीं पर है, लेकिन फिलहाल महायुति यहाँ पर लगातार बढ़त कर रही है। 228 सीट हो चुकी है सुबह से लेकर अभी तक। हम अपनी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, करीब घंटा भर हमको होने आया, और 1 घंटे के अंदर आप देखिए कि 200 के करीब जो है शुरुआत के अंदर यहाँ पर जो सीटें थी वो थी यहाँ पर, लेकिन अब बढ़ते जो है 28 यहाँ पर होगी, और अब MBA यहाँ पर जो है 55 पर आ चुकी, यानी कि माइनस में ही आती जा रही है। श्रीवास्तव जी, अभी भी आप ये कहेंगे कि फिलहाल थोड़ा वेट किया जाए, अब लगता है कि बढ़ नहीं पाएगी यहाँ पर? नहीं, लगता है सरकार तो महायुति की बनेगी, इसमें हम कोई विरोध की बात नहीं है, लेकिन हाँ परिणाम बदलेंगे, सीटें ऊपर से जरूर होंगी। अयूब जी, अब लगता है कि थोड़ा और वेट करना चाहिए। अभी तो आप कह रहे थे शुरुआत में 22 से 24 राउंड यहाँ पर होते हैं, तो अभी फिलहाल तो और राउंड बाकी है, तो अभी और राउंड का वेट करें। सीटों में तो काफी चेंज आएगा, लेकिन सर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, उनकी बात का मैं जवाब देना चाहूँगा। संघर्षशील पार्टी है, तो मुझे लगता है संघर्ष तो यहाँ पर लगातार चल रहा है उसी के। सर अब क्या होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस से लोगों को उठाते हैं, वो विद्वान हो जाते हैं, इनके पास न जाने कौन सा सर्फ और साबुन है। एक मिनट, वहाँ जाके विद्वान हो जाते हैं। इनके पास इनकी जो वॉशिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कौन सा सर्फ या साबुन डालते हैं ये हमें पता नहीं, कि आदमी इतना नीट एंड क्लीन, विद्वान, महान, सब कुछ लग जाता है उसका। उसके पहले कई तरह के, ये आप मुझे ये आपने पूरी चीज, ये आपको गलत बताया गया है, उनकी पूरी चीज बताई नहीं गई है। अरे वो गलत है, अरे ये हम जो कह रहे हैं वो तो सही मान लो। नहीं, आप तो गलत ही कह रहे हो, मैं तो कहता हूँ आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। आपका काम, आप सत्ता में आते नहीं हो ढंग से, कांग्रेसी लोगों को तोड़ते हो, दूसरी पार्टी के लोग जोड़ तोड़ के सत्ता में बनाते हो। अरे ये महाराष्ट्र में क्या किया आपने? नहीं, महाराष्ट्र में क्या किया? बीजेपी की सरकार क्या महाराष्ट्र में? किसने तोड़ा महाराष्ट्र में? शिवसेना को किसने तोड़ा? अलग किसने किया? बात नहीं है, अगर शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे और उनके विधायकों का विचारधारा अगर भारतीय जनता पार्टी से मेल खाती है, और उनको कहीं ना कहीं लगा कि जो सरकार जो कांग्रेस से मिलकर अगर उन्होंने जो बनाई थी उद्धव ठाकरे जी ने, उसमें कहीं ना कहीं शिंदे जी और अन्य विधायकों को लगा कि जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, उस विचारधारा के अनुकूल अगर वो निर्णय नहीं हो पाया, उनको उन्होंने अगर डिनाई करके अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आए, वो अलग होकर भी तो लड़ सकते हैं चुनाव। अरे वो चुनाव अलग होकर भी लड़ सकते हैं, भाजपा क्यों लेगी उनको साथ? हमने स्वागत किया उनका। आप तो सबका स्वागत करते हो, तोड़ने वाले का, हर आदमी का स्वागत करते हो। अगर जो व्यक्ति, आप कह रहे थे कि गौरव वल्लभ बहुत विद्वान आदमी, उससे पहले तो मैंने कहा, आपने कहा बहुत अच्छी बात, जब वो यहाँ से चुनाव लड़े तब तो पूरा विरोध था बीजेपी का, तब किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि बहुत, वो कांग्रेस से लड़े इसलिए विरोध था। अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ते तो निश्चित रूप से वो भी जीतते। वो गलत पार्टी का चॉइस किया था उसका। अब आपने सही पार्टी का चॉइस किया तो उनको टिकट देते ना आप महाराष्ट्र से।
विद्वान तो थे, कहीं से भी जा सकते। ये हमारा यहाँ पर बैठ के हम निर्णय नहीं अरे कर सकते बता रहा हूँ उनके। मैं आपको, देखिए जो अगर आदमी उन्होंने टिकट मांगा, अभी आपसे नहीं आप मेरी मांगा, बात तो सुनिए, कौन कौन बांसवाड़ा में आपको बताता हूँ, जो बांसवाड़ा के MP साहब थे, अब वो बीजेपी में चले गए। हाँ तो वो तो अब आप उनके लिए क्या बोलेंगे, अब आप बताएं। आपके बीजेपी के नहीं, अध्यक्ष, आप तो एक मिनट में बताएं बता रहा हूँ, आपके बीजेपी के अध्यक्ष ने आप अगर- अरे सुनिए ना सर, आपके बीजेपी के अध्यक्ष ने उनके लिए घोटाले की चिट्ठी लिखी। अब क्या वो चीज घोटाला बदल गया क्या? वॉशिंग मशीन में अब घोटाला भी घोटाले के खत्म। लिए अगर घोटाले के लिए अगर लिखी तो कांग्रेस सरकार में घोटाला किया ना उन्होंने। हाँ अशोक लेकिन गहलोत हाँ तो वो सरकार- आप मानो अरे तो आप हमारी मानते चलो, हैं। अरे हमने मान कांग्रेस लिया सरकार में अगर उन्होंने तो घोटाला आप जांच किया, करा लीजिए ना तो उनकी। आपने जांच अरे क्यों आपकी करी? सरकार है, जांच कराइए उनकी आप। हमने उसमें अरे आप जांच आपने कराइए, जांच आप कराई क्लीन थी। चिट कैसे दे रहे हो उनको? आपने जांच मैं क्यों कह रहा हूँ करी? आपका अध्यक्ष चिट्ठी लिखता है, उसके बाद आप उनको क्लीन पार्टी में ले रहे हो, चुनाव लड़वा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके वॉशिंग मशीन में इतना अरे दम है। उस समय कौन सा आप सर्फ जांच साबुन करा है मुझे लेते। पता नहीं है। देखिए कांग्रेस में थे तब उन्होंने घोटाला किया होगा। तो आपने पार्टी क्या में, होगा? अरे हम पार्टी नहीं में कह क्यों रहा लिया? हूँ। पार्टी मैं उसको प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। आपका अध्यक्ष, वो जांच आपका एजेंसी ये प्रमाणित बताइए, करेगी। आपके अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी? आरोप देखो, अगर मेरी बात सुनो, आपके हमारे अध्यक्ष ने जिलाधीश चिट्ठी अगर लिखी कि नहीं लिखी, ये बताइए। तो उनके पास फैक्ट्स होंगे निश्चित हाँ, रूप से। हाँ। अगर होंगे हाँ। तो उसकी जांच हो जाएगी। कब? तो जांच हो रही सरकार होगी या हो आपकी है, जाएगी। सरकार तो आपकी है ना सर। तो आपने क्या किया जब सरकार थी तभी? अरे तो आप तो कह रहे हो कि हाँ। हमारे शासन में घोटाला हुआ तो सरकार अब आपकी है और तो आपकी पार्टी में। आपके शासन में घोटाला अरे हुआ तो आपने आप क्या किया? आपकी पार्टी में अब करा दो ना हाँ, जांच। तो जांच हो रही है निश्चित रूप से। करा रहे हो आप चल जांच, रही ये है, मानते बिल्कुल हो आप चल इस रही है। चैनल पे कहिए कि हाँ भाई उसकी बिल्कुल। जांच हो रही है। बिल्कुल जांच होगी निश्चित रूप हाँ, से। ठीक अगर है, कोई भी घोटाला करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट करे या कोई भी करे, कांग्रेस का करे, कोई भी करे, जांच एजेंसी अपना स्वतंत्र रूप से काम करेगी। और जो जांच तो अगर दोषी पेपर लीक होगा, जांच तो पेपर निश्चित लीक की रूप भी से चल रही है, होगा। जांच तो पेपर लीक की भी चल ही रही है। हाँ, बिल्कुल। पेपर लीक में क्या हुआ? ठीक है, जो पेपर आप लीक में कांग्रेस सरकार में जितने पेपर लीक हुए रिकॉर्ड बना और दिए हैं, तो आपकी सरकार में? इन्होंने रिकॉर्ड बना अरे दिया। आपकी सरकार में क्या हुआ? अरे हमारे तो हुआ तो हमने तो तुरंत जांच आयोग बिठा दिया। और आपने सबको सजा भी दिला दी? सजा तो होगी ना, निश्चित रूप से सजा होगी। अरे वो मैं कह रहा हूँ आप करो तो चमत्कार, बस आपका तो एक ये है, कुछ भी करो आप, अगर बुरा भी करोगे तो चमत्कार से यहाँ चमत्कार। पर- मैं एक बार आपसे पूछना जी, चाहता जी, हूँ। जी, जी। भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से उदयपुर शहर की बात करें अपन, जी। उदयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी का छठा बोर्ड नगर निगम का है। बिल्कुल। इन्हीं के पार्टी के पार्षद ने आरोप लगाया 272 भूखंड के घोटाले का। बिल्कुल। मैं एक चीज को स्वीकार करता हूँ, दो चलो गिरफ्तारी भी उसमें हुई है। आरोप लगाया, 2 गिरफ्तारी भी हुई ठीक है है इसमें। ना? तो इतने साल तक वो आपके कांग्रेस के पार्षद थे, कांग्रेस सरकार में चिल्ला चिल्ला के थक गए, कांग्रेस सरकार में चिल्ला चिल्ला के थक गए, मुख्यमंत्री जी के चक्कर कई बार काट लिए, तो आपने 5 साल में जांच क्यों नहीं कराई? 5 साल आप जांच नहीं करा पाए। हमारी सरकार आते ही जांच को तीव्र गति मिली और 2 अपराधियों को पकड़ के डिटेन करके उनको अपराधियों को पकड़ भी लिया। अब आपके कांग्रेस के पार्षद ही चिल्ला चिल्ला के थक गए। अजय जी पोरवाल जो थे, 272 कर करके थक गए। कांग्रेस की 5 साल सरकार थी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनडायरेक्ट रूप में कांग्रेस भी उस घोटाले में शामिल थी। अब अजय जी पोरवाल ने कांग्रेस की पार्टी लाइन से अगर हटकर उन्होंने कोई घोटाले को ओपन किया तो भी उनकी बात को कहीं सुना नहीं गया और 272 घोटाले का कहीं भी ओपन करने का प्रयास नहीं किया। हमारे विधायक जी ताराचंद जी जैन जो उदयपुर शहर के विधायक हैं, उनके आने के बाद उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन पुटअप किया, उसके बाद जांच को गति मिली और 2 अपराधियों को डिटेन करके और ये पकड़ भी लिया और बिल्कुल, 2 दिन पहले पकड़ा, गिरफ्तारी भी हुई। 1 दिन पहले पकड़ा। आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया? मैं अब पूछना अब आप चाहता मेरी बात सुनिए, जब ये अजय पोरवाल जी ने घोटाला उठाया था, सरकार के 1-2 साल ही बाकी थे, एसओजी की जांच हूं। बिठाइए। 1-2 साल में साहब 3 साल बाकी अरे थे। बात सुनिए, एसओजी की जांच चल रही थी, आप पूछ लीजिए अगर आपको पूरा पता नहीं तो जांच एसओजी। चली रही थी, उसको ठंडे तो बस्ते में अभी डाल आप दिया। कहते हो कि जांच अपने हिसाब से होती है। ठंडे बस्ते में डाल दिया अरे ना आपने, 3 साल तक कांग्रेस अगर कोई जांच कराए तो ठंडे बस्ते में, बीजेपी अगर कोई हालांकि मुद्दा उठाए SOG तो की- हमारी SOG पार्टी की ने जांच में किया। पहले जो है पहले पार्षद 3 बताया था, साल फिर से वार्ड चल पंच रही भी थी, बताया 3 था। साल से जांच चल रही थी आपकी। 3 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। अरे तो जांच एजेंसी से तो ऐसे ही काम करिए, ऐसे ही काम हो रहे हैं जांच आपने एजेंसी 8 महीने से। में तो काम आप कर दिया। अरे तो वो तो लास्ट हमने स्टेज कर दिया ना, last 3.5 stage क्या 3.5 होती हमारे उसमें काम हुआ सारा, लास्ट स्टेज आप आए और तो काम कर दिया उन्होंने। इच्छा शक्ति होनी चाहिए अयूब भाई, इच्छा शक्ति अगर मजबूत है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। चलिए इस बीच में थोड़ी सी बात जो है हम यहाँ पर जो उपचुनाव की जो सीटें है उस पर भी कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम झारखंड और उसके बाद महाराष्ट्र की सीटों पर तो हम लगातार बात कर रहे हैं। अभी लगभग जिस तरीके से सामने जो आंकड़े हैं वो तो ये साफ बता रहे हैं कि महायुति यहाँ पर फिलहाल 226 पर जो है एक बड़ा गैप लेकर यहाँ पर चल रही है और झारखंड में जरूर थोड़ा सा यहाँ पर जो है इंडी जो है
गठबंधन वो 49 पर है, 50 से 1 पॉइंट यहाँ पर यानी 1 सीट और नीचे आ गया है। लेकिन इधर फिलहाल कांग्रेस ये जो है प्रार्थना कर रही होगी कि ये सीटें यहाँ पर कहीं और कम नहीं हो जाए, क्योंकि वहाँ पर तो कम से कम थोड़ी राहत है उनको। श्रीवास्तव जी, यहाँ पर अब हम थोड़ा सा उपचुनाव की यहाँ पर बात कर लेते हैं। फिलहाल जो है करीब जो 4 सीटें हैं यहाँ पर, जो राजस्थान में जो 7 उपचुनाव हुए हैं, जिसके अंदर में दौसा भी है, खिमसर भी है, यहाँ पर जो आप देखें देवली उनियारा भी है, उसके अलावा सलुम्बर भी है, उसके अलावा जो है यहाँ पर जो 84 डूंगरपुर की जो सीटें हैं, तो इन सीटों पर झुंझुनू की जो सीट भी है। तो यहाँ पर देखें कि अभी 4 सीटों पर जो है बीजेपी आगे चल रही, लेकिन यहाँ पर अमृतलाल जी की जो निधन हुआ था सलुम्बर में, उसके बाद में अब यहाँ पर जो उनकी जो पत्नी है वो यहाँ पर जो है दावेदारी में यहाँ पर थी, यहाँ पर वो प्रत्याशी रही है। फिलहाल वो जो है यहाँ पर पीछे चल रही है, लेकिन जो बीएपी जो पार्टी है वो जो जीतू कटारा यहाँ पर में जितेश कटारा वो लगातार जो है यहाँ पर शुरू से जो है बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ पर 84 की जो सीट है यहाँ पर भी जो है बीएपी पार्टी यहाँ पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और खास जो है इस क्षेत्र को जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आदिवासियों के हितों की बात करने वाली जो पार्टी है वो यहाँ पर बड़ी बात हो रही। इसमें अब कांग्रेस का जो स्टैंड में वो भी मैं आपको इसमें एंटर कर देता हूँ कि पिछले चुनाव के अंदर में जो है यहाँ पर विधायक जब चुनाव हुए थे, या आप ये समझे कि जिस तरीके से जो यहाँ पर राजकुमार रौत जब सांसद बने थे, गठबंधन यहाँ पर हुआ था, लेकिन एक बड़ा आरोप यहाँ पर लगा था कि यहाँ पर जो है महेंद्रजीत सिंह मालविया उनको कहीं ना कहीं हराने के लिए जो है ये गठबंधन यहाँ पर हुआ था। लेकिन जैसे ही वो हुआ, लेकिन इस बार जो है किसी भी तरह का गठबंधन यहाँ पर नहीं हुआ है। और इस बार जो अगर सलुम्बर की जो सीट है वहाँ पर जो है बिल्कुल यहाँ पर आश्वस्त लग रही थी यहाँ पे बीएपी पार्टी कि हम अपने कैंडिडेट को जिताएंगे, और फिलहाल वो लग भी रहा है कि वो आगे चल रहे हैं। और यहाँ पर 84 सीट पर भी जो अनिल कटारा है वो यहाँ पर आगे यहाँ पर चल रहे हैं। तो एक तो ये है कि ये जो समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं, राजकुमार रौत ने काफ़ी मजबूती दे दी यहाँ पर जो है बाप पार्टी को। अभी इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको कि जिस तरीके से बढ़त बनाकर यहाँ पर बीएपी पार्टी चल रही है, बाकी जो सीटें हैं उन पर क्या लगता है आपको कि क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, सलुम्बर और 84 सीट मूलतः आदिवासी बेल्ट की सीट है। यहाँ जी, सीट ट्राइब के लिए रिजर्व है। ट्राइब में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने नए लोगों को मौका नहीं दिया, युवाओं को उतनी उनकी अपेक्षा के अनुसार जगह नहीं दी, उनको पूछा नहीं, उनको ना जॉब मिले ना कुछ हुआ। तो इसका फायदा उठाया आप बाप ने, जो पहले किसी नाम से थी, बीटीपी पार्टी थी, बिल्कुल बिल्कुल भारतीय ट्राइबल पार्टी। तो इन्होंने एक ट्राइबल्स की बात को उठाया, इन्होंने एक इशू को भी उठाया जो कि एक जमाने में कांग्रेस के लोगों ने भी उठाया था, बेलिस्तान की बात की थी। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो ये जो ट्राइब के लोग हैं वो अपने अस्मिता के लिए काम करते हैं, और जो युवा जो काम कर रहे हैं उनका अपना तरीका काम करने का, वो एक ही बात कहते हैं, हम आपको जॉब दिलाएंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे। जो फ्रीज वाली बात है, जिसको कहते हैं फ्रीज वाली बात कहते हैं, जैसे कि वो घोषणाएं करते हैं दुनिया भर की, वो घोषणाएं कर रहे हैं बाप वाले। बाप पिछली बार भी अच्छे ढंग से काम कर रही थी। कांग्रेस की स्थिति बताएं, अगर उदयपुर डिवीजन या कांग्रेस बीजेपी बात करें, तो आज की स्थिति में, आज के 5 साल पहले की बात करें तो जिसका मेवाड़ होता था उसकी सरकार बनती थी। लेकिन आज स्थिति ये कि बीजेपी जब भी सरकार में आई तो मेवाड़ की वजह से ही, कांग्रेस जब भी आई। इस बार जब बाप ने इंटरव्यू किया है, बाप ने 2 सीटें ली है, 2 के 3 सीटें, आपकी मेरे ख्याल तीसरी बड़ी पार्टी हो गई राजस्थान के अंदर। ये 2 सीटें अगर ये मिल जाती है तो 3 या 4 सीटें उनको हो जाएंगी विधानसभा के अंदर, तीसरी बड़ी पार्टी हो जाएगी। जिस तरह से बाप का उदय हुआ है वो अपने आप में दोनों ही पार्टियों के लिए खतरे की निशानी है, खतरा है। दोनों ही पार्टियों को इस बात पे सोचना पड़ेगा कि जो बाप ने इश्यू उठाए हैं उन इश्यूज को हम कैसे लोग कम कर सकते हैं, आदिवासी युवाओं को अपनी ओर जोड़ सकते हैं। श्रीवास्तव जी, यहाँ पर देखें जिस तरीके से बाप पार्टी आप बता रहे हैं कि जो है काफ़ी मजबूती से यहाँ पर ट्राइबल एरिया के अंदर में यहाँ पर बढ़ रही है। राजकुमार रौत ने जो पिछली बार पर समर्थन दिया, तो उनकी पार्टी के जो कुछ लोग, उनका कहना कि समर्थन जो था या गठबंधन था वो राजकुमार रौत का था, न कि जो है बाप पार्टी का यहाँ पर कोई गठबंधन था। कांग्रेस की जिस तरीके से जो है उनके साथ में उन्होंने गठबंधन यहाँ पर किया था, लेकिन इस बार फिलहाल जो उपचुनाव हुए तो वहाँ पर जो है किसी तरह का कोई गठबंधन उन्होंने यहाँ पर नहीं किया है। लेकिन राजकुमार रौत ने यहाँ पर एक बड़ा बयान जो है उपचुनाव के दौरान दिया था कि इस बार जो है वो कांग्रेस की जमानत यहाँ पर जब्त कर देंगे। अयूब जी, आप क्या कहेंगे कि पहले जो है आपकी पार्टी ने जो इनके साथ में यहाँ गठबंधन किया, और अब आप जिससे गठबंधन किया वो आपकी जमानत जब्त करवाने वाले हैं यहाँ पर? देखिए, पहले का सिनारियो अलग था, अभी इनसे बात भी हुई थी सेकंड, अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में, लेकिन हमारे बड़े नेताओं के उनके बीच में किसी चीज़ का मामला नहीं बैठा, तो इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। और निश्चित रूप से बाप दोनों ही जगह बहुत भारी है, इसमें कोई वो नहीं है, जो बात है वो सच कहनी चाहिए। राहुल गांधी जी जो जनगणना की बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जाति जनगणना करिए,
कितने लोग हिंदुस्तान में किस जाति के हैं, कितना पावर उनको मिलना चाहिए। अगर जाति जनगणना होती है तो निश्चित रूप से मैं बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा कम्युनिटी के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनको उनका पूरा हक मिलेगा हिंदुस्तान के अंदर। केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब तक जाति के हिसाब से जनगणना नहीं होगी, हिंदुस्तान की राजनीति इस तरह से चलती रहेगी। तो जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। बाप पार्टी निश्चित रूप से दोनों जगह बहुत पावरफुल रही है। इन्होंने भी एक इतने पावरफुल आदमी को, जो बीजेपी से चुनाव लड़े हैं बांसवाड़ा से, उनको पराजित किया है राजकुमार जी रोध ने। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया है। और वास्तव में पहले जो मेवाड़ में से ही सरकार बनाया करती थी राजस्थान में, लेकिन अब वो दौर थोड़ा चेंज हो रहा है। हम भी ये चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, जितना जिसका अधिकार हो उसको उतना अधिकार मिले। देखिए, आपकी इस बात को भी हम आगे बढ़ेंगे। इस बीच में मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि संजय राउत ने जो है परिणाम जिस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर महायुति को 224 सीटें यहाँ पर जो है अभी मिलती हुई यहाँ पर जिस सीट पर आगे चल रही है, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से जो है ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब जो शहजाद पूनावाला है, उन्होंने जो है इसका जो है जवाब दिया है। पहले वो जवाब भी जो है एक बार हम अपने दर्शकों को यहाँ पर सुना देते हैं। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है। मैं आपको बता रहा हूं, लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई किस तरह से ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे उसमें नतीजे गड़बड़ है? आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। देखिए, जब कोई भी हारता है तो वो अपनी हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देता है। कभी ईवीएम को बहाना बनाना, और कभी बटेंगे तो कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा था, ये कहना। बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद की बात करना, नोमानी के साथ जाकर अपील करवाना, या मुफ्ती सलमान के साथ जाकर समर्थन लेना, जिसने गजवाए हिंद की बात किया, वो सेक्युलर था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान और विरासत की पुनरुत्थान के लिए हमने काम किया है, और दूसरी ओर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान जो कर रहे थे, आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है, और इसके सभी आसार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ तक कि डर और दरार ऐसा है कि संजय राउत से लेकर सामना तक अपने एमएलए को कोई होटल में छिपा रहा है और कोई ईवीएम को दोष दे। देखिए, जिस तरीके से संजय राउत ने यहाँ पर एक आरोप खड़ा कर दिया है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह की गड़बड़ यहाँ पर नजर आ रही है। इस गड़बड़ के बाद में जो है शहजाद पूनावाला ने इस पर अपना जो बयान था वो यहाँ पर जारी किया। और सीधी सी बात है, गड़बड़ को लेकर संजय राउत ने इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर महायुति शुरू से ही, जब से जो है यहाँ पर मतगणना शुरू हुई है और पहले ही राउंड से लगातार यहाँ पर महायुति लगातार आगे चल रही है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे साथ में अयूब जी हैं, वो भी कह रहे थे कि फिलहाल अभी 22 से 24 राउंड है, लेकिन हो सकता है कि कुछ राउंड के बाद में यहाँ पर जो है कुछ आंकड़े बदल जाएंगे। लेकिन वो आंकड़े अभी तक यहाँ पर बदल नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, 1-2 सीटों पर जो है जरूर ऊपर नीचे हो रहा है, वो जरूर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। हाँ श्रीवास्तव जी, आप शायद कुछ कह रहे हैं।
मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने बहुत बात कर ली झारखंड की, जी महाराष्ट्र की, जी लेकिन जिस जगह बैठे हैं राजस्थान, बिल्कुल, उपचुनाव की हम बात कर रहे थे, इस बीच में शहजाद पूनावाला का बयान आ गया था, बिल्कुल, तो हम थोड़ा सा उदयपुर की बात कर लें, जी 84 की बात कर लें, जहाँ बैठे हैं, जहाँ से हम लोग कवर कर रहे हैं, उसकी बात तो निश्चित रूप से करनी चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, उदयपुर सलूम्बर की सीट की बात करते हैं, कांग्रेस में अंतर्द्वंद बहुत शुरू से चला, टिकट को लेकर के चला। उसके बाद जो पूर्व CWC मेंबर थे रघुवीर सिंह मीणा, बिल्कुल नाराज चले, और शायद उनकी नाराजगी का बहुत ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है। नुकसान तभी उठा ही रहे, शायद अभी भी नुकसान उठा ही रहे होंगे, शायद तभी इसलिए आंकड़े जिस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि सलूम्बर के अंदर में BJP पार्टी से जो है यहाँ पर कैंडिडेट वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं, लेकिन आप देखें कि वो नुकसान तो वही है। नहीं, बीजेपी को भी नुकसान है, बीजेपी का कैंडिडेट भी तो नंबर 2 पे जा रहा है। बस इसका फायदा तो यहाँ पर बाप पार्टी को मिल ही रहा है। बाप को तो पिछली बार ही मिला था, बाप जब कांग्रेस की पिछली बार में 60-65 वोट, 50,000 वोट, बिल्कुल बिल्कुल 51,000। तो बाप का अपना अपने वजूद है, कोई यूथ सारा का सारा बाप के साथ जुड़ा हुआ है, और जो ओल्ड एज पर्सन से 50+ के वाले लोग हैं वो डिवाइड हुए हैं कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। जब तक दोनों ही पार्टी यूथ को अपने साथ नहीं जोड़ेगी, तब तक बाप का प्रादुर्भाव, बाप का बढ़ना नहीं रुक सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जिस इशू पर बात कर रही है, रोज हमेशा बात कर रही है, उस पर दोनों ही पार्टियों को कुछ न कुछ सोचना चाहिए। जिस इशू पर बात कर रही है, बेरोजगारी को लेकर बात कर रही है, आदिवासियों की समस्या, अस्मिता की बात कर रही है, उस पर भी दोनों पार्टी को सोचना चाहिए। दोनों अल्टीमेटली राष्ट्रीय पार्टी है, बाप नई पार्टी है, नया प्रादुर्भाव हुआ है, जैसे कि दिल्ली में आपका हुआ था। कहीं ऐसा ना हो कि आपके तरह बाप भी पूरे प्रदेश में छा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है बिल्कुल, जिस तरीके से बाप पार्टी लगातार जो है बढ़त यहाँ पर बना रही है, वाकई में आप सही कह रहे हैं कि युवाओं का जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर जो है बाप पार्टी को मिल रहा है। लेकिन इस बीच में जो है श्रीवास्तव जी, मैं आपको भी एक बात बताना चाहूँगा, साथ में मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि यहीं पर जो है अगर हम बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों की अगर हम बात करें तो उनका जिस तरीके से जो है, जब ये चुनाव की यहाँ पर चीज़ें चल रही थी, उपचुनाव को लेकर, चाहे वो 84 को लेकर चल रही हो, चाहे वो सलूम्बर को लेकर चल रही हो, लेकिन जो बड़े पदाधिकारी हैं यहाँ पर बीजेपी के, उनका ये कहना था यहाँ पर में कि पहले जो है युवा ये बात करते थे कि हमको IAS बनना है, हमको RS बनना है, या फिर वो किसी बड़े पोजीशन की बात करते हैं। लेकिन अब जब से बाप पार्टी है, वो इनको ये सिखा रही है कि मुझे वार्ड पंच बनना है, मुझे इसके अंदर जिला परिषद सदस्य बनना है, या जिस तरीके से जो है भील प्रदेश का यहाँ पर उनको नारा दिया गया है कि अगर भील प्रदेश यहाँ पर बन जाए तो ये आरोपी उन पर लग रहे हैं यहाँ पर में कि उनको जो है एक जो ख्याली पुलाव है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में अगर विकास की जो चीज़ें उनसे उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं दूर किया जा रहा है। क्योंकि अब जो युवा है वो यहाँ पर शिक्षा में आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन वो चुनाव की जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे राकेश जी इसको लेकर? बिल्कुल, मैं देखिए, एक बार वरिष्ठ पत्रकार हमारे श्रीवास्तव जी ने जो एक अंदेशा जताया है, वास्तव में दिल्ली में जो आप पार्टी ने जो एक तरह से उन्होंने राजनीतिक पकड़ जो उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाकर की थी, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी जो आपने अंदेशा जता रहे हैं कि बाप पार्टी भी इस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द साबित होगी। परंतु आप वरिष्ठ हैं, आपका अनुभव भी ज़्यादा है, परंतु जहाँ तक रवि भाई मैं समझ पाया हूँ कि इस पार्टी का जो संगठन जो है, बाप पार्टी की नींव जो रखी गई है, बाप पार्टी की नींव केवल मात्र एक समाज के बेस पर रखी गई है। सर्व समाज के बेस पर जो एक कोई भी लोकतंत्र में जो हम कहें कि सर्व समाज को हमेशा साथ में लेकर चलने की बात जो हम करें, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है व्यक्तिगत रूप से कि कहीं ना कहीं केवल एक समाज की संरचना के आधार पर या समाज के हिसाब से किसी पार्टी का गठन करके और उसको हम लोकतंत्र में इम्प्लीमेंट करके और सत्ता का जो कहें कि कुछ समय के लिए कुछ हद तक हम या कुछ लिमिटेड क्षेत्र में हम सत्ता प्राप्त कर सकते हैं या चुनाव जीत सकते हैं। मेरा ये मानना है, अगर सर्व समाज का विश्वास अगर बाप पार्टी जीत सकती है तो ही वो सर्वमान्य संगठन बन सकता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग सोचें कि जैसा श्रीवास्तव साहब ने भी कहा कि कुछ वर्षों पहले जो बिलुस्तान का जो आंदोलन चला था, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन पार्टियों को क्षेत्रीय जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, 1 सीट 2 सीट 3 सीट के लिए चुनाव लड़ती है और एक तरह से कहें कि कंसंट्रेट करके वहाँ का चुनाव लड़ती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग कहीं नक्सलवाद की ओर तो नहीं जा रहे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ रवि भाई आपके चैनल के माध्यम से जी, कि कहीं ना कहीं हम एक तरफा
कि हमारा समाज, हम लोग या हम ही डिसाइड करेंगे। और आपने इसकी परिणति देखी भी है। बिल्कुल। जब से बाप पार्टी के विधायक बने हैं तब से दूसरे समाज के लोगों का पलायन उस क्षेत्र से होना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज पर भी बहुत गहरी चिंता का विषय है। राकेश जी, आपने एक बड़ा जो है यहाँ पर नाम ले लिया नक्सलवाद का, इसको लेकर खैर आरोप भी लगे हैं। जिस तरीके से न्यूज़ अवर 24 ने जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, चाहे 84 हो सलुम्बरोल, वो उस पर मैं जरूर आऊंगा वहां पर, क्योंकि बड़ा मुद्दा, इस पर हम जो है थोड़ी लंबी चर्चा करें। लेकिन इससे पहले जो है यहाँ पर अब जिस तरह झारखंड और महाराष्ट्र में जो परिणाम सामने यहाँ पर आ रहे हैं सीटों को लेकर में, तो कुछ वरिष्ठ जो यहाँ पर जो नेता है उनके बयान सामने आ गए। एक बार पहला जो है हम उनको सुन लेते हैं कि आखिर महाराष्ट्र और झारखंड के परिणामों को लेकर जो नेता है उनके किस तरीके के बयान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जो सरकार थी झारखंड में, मैं कह रहा हूं झारखंड भी हम जीतेंगे, महाराष्ट्र भी जीतेगा। कारण ये है, ये इंडी सरकार ने इन्होंने जो नंगा नृत्य किया सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर के, वो नंगा नृत्य वो महाराष्ट्र ने नकार दिया। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं आप लोग हार रहे हैं, दोनों राज्यों में 4 सीटों उपचुनाव पे भी हार रहे हैं। कौन करता हमारे बेचारे लालू जी अगर बोल करके संतोष कर रहे हैं तो क्या करने दीजिए उनको। देखिए, ईवीएम के राउंड्स आने शुरू हो गए हैं और लगातार इंडिया आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। राज्य में जनता ने परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया। रोटी माटी बेटी की सुरक्षा का संकल्प लेकर के हम जो चुनाव में गए थे, जनता ने हमारा समर्थन किया है और वो रुझानों में भी बड़ा स्पष्ट दिख रहा है। और जैसे जैसे राउंड्स खुलेंगे आप देखेंगे पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार एनडीए की यहाँ बनती हुई दिखाई। पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया है, जिस प्रकार से यहाँ के आदिवासी समाज, विशेषकर संथाल परगना में जनसंख्या के स्वरूप में हो रहे परिवर्तन से पीड़ित हुआ है और सरकार मौन बैठी रही है, जनता में बहुत आक्रोश था उसके विरुद्ध। देखिए, ये योजना वो अंत में लेके आए तो जनता ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि भाई आप वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जनता ये लेके आए हैं, इसका कोई असर नहीं है। ये अगर सही में सीरियस होते तो 5 साल बिताने के बाद योजना नहीं लेके आते, तो इसका बहुत ज्यादा कुछ असर जनता पे नहीं था।
लगातार यहाँ पर चर्चा चल रही है झारखंड महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो है यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब आंकड़ों में थोड़ा बदलाव हुआ है, तो बदलाव के साथ में अब हमारे साथ जो गेस्ट में भी बदलाव हो चुका है। अब जो है क्योंकि अयूब जी जो है अब इस पैनल में नहीं है, लेकिन अब अरुण जी टांक जो है कांग्रेस नेता हैं और संगठन महामंत्री हैं। तो आपका स्वागत है, क्योंकि ये चर्चा सुबह से यहाँ पर लगातार चल रही है और आंकड़े जो है यहाँ पर महाराष्ट्र के अब आप देख ही पा रहे होंगे कि महायुति जो है 223 यहाँ पर जिस तरीके से जो अभी सीटों पर है, उसके अलावा जो महाविकास आघाड़ी है वो 60 पर है। तो वहीं झारखंड में जरूर यहाँ पर इंडी जो है वो 48 पे, हालांकि जो आंकड़ा पहले 50 था वो अब जो है यहाँ पर 48 हो चुका है और एनडीए जो है वो यहाँ पर फिलहाल 31 पर है। चर्चा जो है लगातार यहाँ पर चल रही है और अब हमारे साथ जो है अरुण जी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और लेकिन हम जो बात कर रहे थे अरुण जी, वो कुछ जो है यहाँ पर जो उपचुनाव की जो सीटें हैं यहाँ पर राजस्थान में जो आप चुनाव की सीटें बात चल रही थी बाप पार्टी के बीच में, जो है राकेश जी ने जो है एक सवाल यहाँ पर उठाया था, वो था कि जिस तरीके से जो नक्सलवाद है उसको लेकर एक बड़ी चर्चा बहस यहाँ पर होने वाली थी, लेकिन कुछ बड़े जो बयान थे यहाँ पर नेताओं के वो हमने सुने। मैं चाहता हूँ कि राकेश जी एक बार फिर से जो है आप अपनी बात को यहाँ पर जो है जारी रखें। बिल्कुल रवि भाई, हमारे मित्र जो अरुण जी टांक मेरे छोटे भाई यहाँ पर आए हैं कांग्रेस की ओर से, तो आपके सामने भी मैं उस बात को, और जो श्रीवास्तव जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार के, मैंने आपको पहले भी कहा कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का गठन जो होता है वो पार्टी का गठन किसी भी समाज के आधार पर नहीं होना चाहिए। सर्व समाज के आधार पर सर्व समाज के हितों के लिए काम होना चाहिए और सर्व समाज की व्यक्तियों को लेकर एक समूह का गठन जो होता है वो पार्टी का रूप लेती है। परंतु कहीं ना कहीं यहाँ लगता है कि निश्चित रूप से बाप पार्टी का जो उदय हुआ है, बाप पार्टी का जो गठन हुआ है, वो केवल एक समाज विशेष के नाम पर जो गठन इन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से जो आशंका श्रीवास्तव जी ने जो जताई थी कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जैसे आपने अपना जो स्थान लिया है, कांग्रेस और बीजेपी का जो विकल्प वहाँ बने हैं, राजस्थान में भी अगर बाप पार्टी बनेगी, परंतु मैं कहीं पर भी इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि केवल समाज विशेष की पार्टी बनना और सर्व समाज को साथ में लेकर चलना ये काफ़ी अलग डिफरेंस है। और इस बात को मैंने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा है कि वास्तव में कहीं ना कहीं सारी पार्टियों के लिए, सारे राजनीतिक संगठनों के लिए और एक आम जन और सर्व समाज के लिए भी कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि किसी एक समाज को एक टारगेट बनाकर या समाज को हम आगे लेकर अगर राजनीतिक क्षेत्र में और लोकतंत्र में और सत्ता प्राप्त कर और उसी समाज की अगर बात करके और सर्व समाज की बात नहीं करके अगर हम कोई कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से दूसरे अन्य समाजों के लिए भी बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठकर अरुण जी और श्रीवास्तव जी, रवि भाई भी इस बात से मेरे सहमत होंगे कि हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर इस विषय को सोचना होगा। कोई भी पार्टी लोकतंत्र में गठन हो, कोई भी पार्टी बने, कोई भी जीते, परंतु कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा भी ऐसी हो कि सर्व समाज को साथ में लेकर चले। तो पर उनकी विचारधाराओं के साथ में तो कांग्रेस भी जुड़ी थी। यहाँ पर अरुण जी टांक हमारे साथ जुड़ चुके, तो कांग्रेस ने यहाँ पर जो है उनको गठबंधन के अंदर में सपोर्ट किया था पिछली बार, और कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की ओर से ये बयान भी आए थे कि अगर कांग्रेस जो है गठबंधन नहीं करती तो राजकुमार रौत जो है वो सांसद नहीं बन पाते। लेकिन वही राजकुमार रौत जो है इस चुनाव में ये कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार तो है कांग्रेस की हम जमानत जब्त करवा देंगे। अरुण जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जमानत जब्त वाली बात तो अभी नजर नहीं आ रही है। दूसरा 10,000 की लीड पर चल रहे हैं यहाँ पर जितेश 10,640 के आसपास की लीड है जी। तो जमानत की जो लीड और इसमें बहुत डिफरेंस है। जहाँ भाजपा सेकंड में और तृतीय में हमारे कांग्रेस पार्टी है। सर्वप्रथम तो मैं रवि जी का धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ। श्रीवास्तव जी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे भाई राकेश जी और अभी जिस तरह से उन्होंने अपने वक्तव्य जारी किए हैं, मैं भी उससे सहमत हूँ। 36 किसी भी इंडिया जो है तरह तरह की जातियों भाषाओं से जुड़ा हुआ देश है और इतना बड़ा लोकतंत्र। किसी स्टेट में अगर किसी एक जाति को लेकर कोई दल गठित होता है तो मैं मानता हूँ कि वह एक जाति की बात करता है, तो कहीं न कहीं हमारे दूसरे समाजों पर उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है और मानसिकताओं में हमारी कड़वाहट आती है। ऐसे में जहाँ राजकुमार जी रौत के बयान हों चाहे बाप पार्टी के हो, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इतना 225 सीटें हैं राजस्थान में, जहाँ जनजाति और वागड़ क्षेत्र या कुछ सीमाओं पे गुजरात की और एमपी की सीमाओं पर तक ही बाप पार्टी सीमित है। लेकिन जो वह वक्तव्य जिस तरह से दूसरी
अन्य जातियों के लिए और धर्म को लेकर भी जब कहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सनातन धर्म जो भारत का है, प्राचीन धर्म, और जो सभी धर्मों को साथ में लेकर हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पर चलते हैं, वहाँ इस तरह की जो डिक्टेटरशिप वाली बातें करना का उद्देश्य नहीं है। और ऐसे में काउंसलिंग होनी चाहिए ऐसे नेताओं की भी कि उन्हें उनकी मानसिकताओं पर जो एक जाति का जो असर है वो उन्हें छोड़कर सभी जातियों के मिश्रण और सभी की बात करनी चाहिए। वैसे अरुण जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा महाराष्ट्र और झारखंड की भी लगातार हमारी यहाँ पर जो है चर्चा यहाँ पर चल रही थी। इस बीच में राजस्थान उपचुनाव पर हम यहाँ पर चल रहे हैं। वैसे अरुण जी, ये तो आप मुझे बताएं कि राजस्थान में जो 7 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उपचुनाव की जो परीक्षा है ये वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री जो है भजनलाल जी, उनकी भी परीक्षा है, क्योंकि अब उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कई जगह उन्होंने खुद भी सभाएं की हैं। उसके अलावा जो बड़े लीडर्स है, आप सोचिए कि सलुम्बर और 84 जो सीटें, वहां पर भी जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने बड़ी बड़ी सभाएं यहाँ पर की। इसके बावजूद यहाँ पर जो है बाप पार्टी बढ़त बनाए हुए है। मैं इसका जवाब जो है राकेश जी आपसे भी चाहूंगा, फिर मैं ये भी चाहूंगा कि श्रीवास्तव जी भी जो है इस चीज के ऊपर जो है एक आकलन जरूर मुझे बताएं कि यहाँ पर भजन जी की भी परीक्षा है यहाँ पर। ये देखिए, राजस्थान का इतिहास रहा है, जब जब उपचुनाव होते हैं वो सत्ता के विरोध ही हुए हैं। उपचुनाव में चाहे भाजपा थी तो कांग्रेस पार्टी की विजय रही। ऐसे में बाप के 2 उम्मीदवार चाहे 84 और सलुम्बर हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ से लगती हुई कोटड़ा और गुजरात की सीमाओं पर जिस तरह से मानगढ़ धाम और वहाँ से लेकर जो अलग चली, जो 2010 से लगी हुई है, उसमें एक जाति बहुल क्षेत्र का वर्चस्व और उनके साथ फिर युवाओं का जुड़ जाना, यहाँ का एक डिफरेंट मताधिकार हो रहा है जो एक तरफा चल रहा है। बाकी रही उन 5 सीटों पर तो एक जगह आरपीएल लोकल पार्टी में, जहाँ मैं सोच रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि वह आगे चल रही हैं 2-2 पे, दोनों कांग्रेस और भाजपा चल रही है। तो अभी समय है, चूँकि अभी कहना गलत होगा कि अभी कौन सी, क्योंकि 10,000 8,000 के 8-10 18 से 22 राउंड तक की परीक्षाएं बाकी हैं, जिसमें कई बार मतों का परिवर्तन हो जाता है। हमने उदयपुर में देखा 8 से 10,000 राउंड तक गिरिजा जी आगे थे और फिर 8-9वें राउंड में अचानक सब विपरीत हो गया। तो समय अभी 1 घंटा और रुकने के उपरांत दिखेगा। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव तो एक तरफा ही नज़र आ रहे हैं और झारखंड चूँकि पहले भी और अभी भी दोनों में कुछ समानता ही दिख रही है और हमारी इंडिया गठबंधन आगे है। ऐसे में स्पष्टतया तो ये कह सकते हैं कि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन और वहाँ पर महाराष्ट्र में जो एनडीए का है गठबंधन वो आगे। अब बात ये है कि आने वाले समय में जो महाराष्ट्र में स्टेबल गवर्नमेंट भाजपा और एकनाथ शिंदे जी की युक्ति में बनती है, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर का चुनाव है, क्योंकि अभी जैसे मैं देख रहा था वक्तव्य, कई भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ता से लेकर बड़े नेता कह रहे थे कि भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए और बनेगा। ऐसे में ये एक बड़ा एक व्यवस्था का और एक विषय है जिस पर अब चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफा साल 288 में अगर 228 पे महायुति आगे है तो मैं नहीं समझता कि अब कोई चर्चा शेष रह सकती है। झारखंड को लेकर तो चर्चा कर लें। झारखंड में एक तरफा इंडिया गठबंधन आगे है और आप सब देख सकते हैं कि फर्क तो ज्यादा नहीं दिख रहा है। 38-31 पर देख लो, आपको ज्यादा 2 अदर पर आ रही है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा अंतर है। 10 सीटों, आप बोल रहे हो कि राउंड बाकी है, तो फिर जैसा नहीं कि जैसे एक तरफ जब मैं यहाँ महाराष्ट्र मैंने आपको महाराष्ट्र की बात इसलिए की जी कि महाराष्ट्र में एक तरफा दिख रहा है। मैंने यहाँ पर 10 सीटों का अभाव है, जैसे मैं पीछे हरियाणा चुनाव पर जाऊंगा अभी मैं, अरुण जी पीछे हरियाणा चुनाव पर भी जाऊंगा मैं भी। हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से ये था शुरुआती दौर के अंदर में कि कांग्रेस जो था वहाँ पर गठबंधन वो आगे चल रहा है, जो वहाँ पर जिस तरीके से धीरे धीरे राउंड चेंज होते गए। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे साथ में जो वरिष्ठ पत्रकार उस वक्त जो है मुनीर जी अरोड़ा थे, और उन्होंने लगातार ये कहा था कि फिलहाल बहुत जल्दबाजी होगी। अभी भी फिलहाल आप यही कह रहे हैं कि जल्दबाजी बहुत होगी, लेकिन अब तो महाराष्ट्र जो है यहाँ पर लग रहा है कि महाराष्ट्र में जल्दबाजी होगी। ये कहना कि वहाँ पर जो सरकार बन रही है या पर कह देना चाहिए, या फिर अब बाद में आंकड़े कुछ पलट सकते हैं झारखंड में भी जाकर, क्योंकि यहाँ जो है अंतर थोड़ा कम है। नहीं, महाराष्ट्र में रवि भाई जो बता रहे हैं जी लगभग 4 गुना डिफरेंस है। ये पार्ट नहीं पाएगी मतलब डिफरेंस तो किसी कीमत पर भी अगर हम सोचें, हाँ, तो लगभग अभी शायद 8 राउंड तो लगभग हो चुके हैं। तो झारखंड में आपको उम्मीद है एनडीए की अभी कुछ? बिल्कुल उम्मीद कायम है एनडीए की, जैसे भी आपने हरियाणा में बताया था ना, वैसे
तो हरियाणा में जैसा हुआ वो कहीं ना कहीं घटनाक्रम यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि सीटों की संख्या कम है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ रवि जी कि सीटों की संख्या यहाँ पर कम है, तो संख्या कम होने से कभी भी फ्लक्चुएशन हो सकता है। 288 सीटों में से अगर 228 सीट पर अगर महायुति गठबंधन आगे होता है तो ये 4 गुना डिफरेंस कवर करना मतलब एक तरह से नामुमकिन ही होता है। परंतु यहाँ पर जो 10-15 सीटों का जो डिफरेंस है, 80 में से 10-15 सीटों का डिफरेंस होना, तो ये कभी भी कवर हो सकता है नेक्स्ट राउंड में। तो ये संभावना बनती है और देखते हैं आगे अब ये जनता ने क्या मैंडेट दिया है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अब तो पेटी में बंद हो चुका है, जनादेश जो है पेटी में बंद है, अभी गिन रहे हैं, गिनती होगी जब। देखिए चुनाव तो संभावनाओं का खेल फिर भी बिल्कुल है ना, और जो विधानसभा चुनाव होते हैं उनमें हार जीत का अंतर हजारों में या सैकड़ों में या 100 में होता है। ऐसी स्थिति में जब तक अंतिम दौर पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी भी स्टेट के बारे में कोई घोषणा करना या प्रेडिक्शन करना गलत है। जहाँ तक महाराष्ट्र की स्थिति है तो बहुत बड़ा अंतर है, कुछ अगर कम ज़्यादा होता भी है तभी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजस्थान की बात है, 7 विधानसभा क्षेत्रों की बात है, हम लोग उदयपुर की बात कर रहे थे, उदयपुर की सलूम्बर 84 की बात कर रहे थे। तो मैंने एक बात कही थी कि आदिवासी बेल्ट में बाप का उदय दोनों ही पार्टियों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दूसरी बात यह कि आपने जब कहा कि क्षेत्रीय होता है या जातिवादी होती है, एक बात आपकी बात कहना सही है, लेकिन जो ट्राइब के राजस्थान के 200 में से 36 सीटें हैं। अगर 36 सीटों में कोई एक पार्टी अपना वजूद बनाती है तो सरकार बनाने में उसका हस्तक्षेप हमेशा रहता है, हस्तक्षेप रहेगा तो वो अपनी मांगे मनवाने में सक्षम होगी। एक पहली बात है। दूसरी बात मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ में जब से आपने उदय अपने किया है 3-4 सीटें आ गई हैं, विधान लोकसभा में वोटा है, और जो आदिवासी वोटर हैं, आदिवासी लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको बाप वालों ने जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया है, जैसा उनका कहना है कि वो पार्षद बने, वार्ड पंच बने, सरपंच बने, ये बने, अगर वो स्थिति में आते हैं तो हो सकता है विधान पंचायत चुनाव में भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो और दोनों पार्टी को नुकसान उठाना पड़े। राकेश जी, मैं यहाँ पर जो है फिलहाल झारखंड को लेकर जो है कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जो है यहाँ पर पीएम मोदी ने जो है यहाँ पर 6 जनसभाएं की है कि किसी भी तरीके से जो है आदिवासी जो वोटर, क्योंकि झारखंड का जो एरिया है तो वो जो है कहीं ना कहीं जो उनके साथ में रहे। उसके अलावा आप सोचिए कि यहाँ पर जो बिरसा मुंडा की जो 150वीं जो जयंती समारोह था, जो उसके अंदर जो सम्मान समारोह कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी जो है वो शामिल हुए थे। उसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर जो एक आदिवासी समुदाय को जो है करीब 6600 करोड़ का जो पैकेज है वो यहाँ पर देने की जो बात यहाँ पर सामने आई थी। उसके अलावा जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि खुद वो जो है यहाँ पर आदिवासी समाज से हैं और एक बड़ा चेहरा है, उनके जरिए जो है आदिवासी समाज से जो है बहुत करीब आने की जो है बीजेपी ने यहाँ पर बात की। लेकिन जो आंकड़े यहाँ पर इस वक्त सामने आ रहे हैं वो मुझे नहीं लगता है कि जो है बीजेपी के लिए फेवर में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए रवि भाई, अपने पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, पिछले 2019 के चुनाव में झारखंड में मेरी जानकारी के अनुसार 25 सीटें शायद एनडीए की थी, तो 25 सीटों से बढ़कर 31 सीटों पर अभी जब एनडीए अगर आगे चल रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये वोट परसेंटेज और सीटों में इजाफा होने की ओर अग्रसर है। तो जो बात पहले मेरे पूर्व जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे अयूब जी ने भी कही और जो अरुण जी ने भी कही कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी चुनाव परिणाम कहने के, श्रीवास्तव जी भी इसी बात को मानेंगे कि वास्तव में जल्दबाजी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटों के परसेंटेज में या सीटों के परसेंटेज में एनडीए को प्लस होता दिख रहा है। तो ये प्लस शायद, अगर हम तो यही होप करेंगे एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि होने के नाते, कि आने वाले समय में इसमें सीटों की संख्या में और इजाफा होगा और कहीं ना कहीं हम उस कंडीशन में आएंगे कि वास्तव में कहीं टक्कर लेने की कंडीशन में जाऊंगी। अभी भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है रवि जी, तो कहीं ना कहीं अभी काउंटिंग चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। अरुण जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में डिफरेंट, यहाँ जनादेश पुनः जो इंडिया गठबंधन के साथ, इसलिए भी मैं मानता हूँ जिस तरह से दमन की राजनीति वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, वहाँ पर ईडी का उपयोग करना, वहाँ पे उनको प्रताड़ना करना, जेल जितनी यातनाएं देना, ये सारी चीज़ें जो जनता में एक मैसेज दे कर चली गई कि कोई भी प्रशासक अगर इस तरह से दमन से किसी राज्य में अगर उनके मुखिया तक भी अपना मतलब सरकारी तंत्र का उपयोग कर जो काम कर रहा है, तो ये जनता ने उसको पुनः जनादेश देकर उनको ये बताया है कि आप गलत हैं और जो आपने किया वो भी गलत है।
तो जिस तरह से बिहार से झारखंड का बनना, उसमें जिस तरह से जेएमएम का इसका पूरा उसमें लगना, ये सारी चीज़ें हैं जो इफेक्टेड हैं। तो मैं नहीं मानता कि अब इसमें इन आंकड़ों में कोई फेरबदल होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में 65% महिलाओं ने वोट किया, इजाफा वोट मतों का महिला ने ज़्यादा किया। तो हो सकता है कहीं न कहीं इन योजनाओं में और जो बांटने का जो उनका बजट पत्र था और उसमें जो घोषणाएं, चुनाव घोषणाएं हैं, उसमें महिलाओं की घोषणाओं में कहीं न कहीं महिलाओं ने भाजपा के साथ दिया है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ देर पहले जैसे राकेश जी यहाँ बता रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति जो जिस तरीके से आगे बढ़त बना रही है, देखो 8 सीट वैसे यहाँ पे कम हो गई है, 228 से 220 आ गई। यहाँ पर एमवीए को थोड़ी सी बढ़त मिली है, लेकिन यहाँ पर जो है राकेश जी का ये कहना था कि जो ओरिजिनल जो शिवसेना है वो यहाँ पर बीजेपी के साथ है। इस बात को लेकर अयूब जी ने भी अपनी बात कही थी, लेकिन मैं इस सवाल आपसे भी करना चाहूँगा यहाँ पर अरुण जी की राकेश जी का ये कहना है कि जो ओरिजिनल यहाँ पर जो शिवसेना है वो जो है महायुति के यहाँ पर साथ में, तो फिर जो कांग्रेस के साथ में जो शिवसेना है वो कौन सी शिवसेना है, क्या वो ओरिजिनल नहीं है? देखिए, किसी भी दल हो या कोई भी परिवार हो, उसके मुखिया परिवर्तित नहीं होते हैं और ना ही उनके परिवारजन। अब ओरिजिनल डुप्लीकेट की परिभाषाएं तो भाजपा का हम कहते हैं कि भाजपा आज बनाम मोदी हो गया है। मोदी जी के ही नाम से चर्चाएं प्रवक्ता भी करते हैं, मोदी जी के नाम से ही बोलते हैं कि मोदी की जीत है, मोदी का ये है, मोदी का वो है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि अब भाजपा नहीं रही, मोदी पार्टी बन गई। तो ये कहना गलत। तो अगर भाजपा के किसी व्यक्ति को अपन कहें या भाजपा से जुड़े हुए किसी कार्यकर्ता से कहें तो उसे अटपटा सा लगेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि शिवसेना जहाँ बाला साहब ने और बाला साहब के वंशज ने जिस तरह से उनको बनाया और उनके साथ उद्धव ठाकरे का हार जीत का दौर तो मतों से और जनादेश है। जब पार्टी विघटित होती है, कुछ जयचंद हो जाते हैं, तो पार्टियों में विघटन आना और उसमें जो उनके कार्यकर्ताओं की जो मत का भेद होता है, उससे कई भी दल छूते नहीं रहे, चाहे वो बड़े से बड़े दल हों। जहाँ अंदरूनी लड़ाइयाँ होती है वहाँ एक को हार और एक को जीत का फैसला जनादेश के साथ होता है। जी, पहले भी इस बात का मैंने जवाब दिया था जब अयूब जी हमारे साथ थे पैनल में। तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस की मानसिकता, दोनों जो विचारधारा दोनों की एक जैसी है। कि उसका रीज़न बता रहा हूँ मैं, फैक्ट्स के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग अभी भी राजतंत्र के आधार पर लोकतंत्र में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो गांधी नेहरू परिवार हो, चाहे वो ठाकरे परिवार हो। पर कहीं न कहीं वास्तव में जो मैंने कहा कि शिवसेना ओरिजिनल एकनाथ जी शिंदे की थी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के आधार पर वास्तव में जो चलने का प्रयास उनके जो विधायक, जो चुने हुए विधायक थे, उन लोगों ने प्रयास किया कि जो एक विचारधारा पर चलना चाहिए था, उस विचारधारा पर उद्धव जी ने नहीं चलकर वो कांग्रेस से जो हाथ मिलाने का काम किया। और जो वहाँ के महाराष्ट्र के जो मतदाता हैं, उन्होंने किस विचारधारा के तहत शिवसेना को वोट किए, उस विचारधारा के साथ जो ठगी करने का काम उद्धव जी ठाकरे ने किया, इस वजह से वहाँ विघटन हुआ। इस वजह से जो ओरिजिनल शिवसेना थी, जिसको चुनाव आयोग ने भी प्रमाणित किया, उस शिवसेना का जो विचारधारा हमारी और उस शिवसेना की विचारधारा हमारी मिलती जुलती थी, इस वजह से हमारा गठबंधन बना। और आप आज देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में 288 में से लगभग 220 सीटों पर महायुति जो गठबंधन है हमारा, उस पर वहाँ की जनता ने भी जनादेश लगभग दे दिया है और 220 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि ये राजतंत्र की बातें लोकतंत्र में नहीं की जानी चाहिए। कि अगर मान लो बाला साहब के सुपुत्र हैं उद्धव जी ठाकरे, और वो अगर कोई गलत निर्णय ले, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के विपरीत अगर कोई निर्णय ले, तो भी जो बाला साहब ठाकरे के जो फॉलोअर्स हैं, बाला साहब जो ठाकरे की विचारधारा से जो जुड़े हुए जो लोग थे, उन लोगों को अपना आपको लगा कि कहीं ना कहीं हम उद्धव जी ठाकरे ने हमको ठगा है, इसी वजह से उद्धव जी ठाकरे का जनाधार कम हुआ है। और मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि उद्धव जी ठाकरे इस चुनाव में बिल्कुल एक तरह से क्लीन स्वीप उद्धव जी ठाकरे का भी हो रहा है, और जो कांग्रेस की विचारधारा राजतंत्र वाली है उसका भी क्लीन स्वीप हो रहा है महाराष्ट्र में। ये थोड़ी सी बात हम यहाँ पर जो है राजस्थान के साथ जो उपचुनाव उसको कर लेते हैं, क्योंकि श्रीवास्तव जी से इस बात को लेकर चर्चा चल ही रही थी। इसी बीच में हमारे जो नए गेस्ट है अरुण जी, वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि महाराष्ट्र में तो लगभग जिस तरीके से जो है कि अब
कह रहे हैं यहाँ पर राकेश जी की और अरुण जी की, तो कई उस पर चर्चा करें, लेकिन फिर भी चर्चा यहाँ पर लगातार जारी रहेगी, क्योंकि जब तक जो है परिणाम जो है फाइनल नहीं आ जाते हैं, क्योंकि जब तक घोषित नहीं हो जाता है तब तक ये चर्चा यहाँ पर चलती रहेगी। क्योंकि अब झारखंड में भी जो है थोड़ा बहुत अंतर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो कभी भी फ्लक्चुएशन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उपचुनाव की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो बाप पार्टी की बात करें, ऐसे ही आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके देवली उनियारा की जो सीट है, हाल ही में जिस तरीके से बड़ा बवाल हुआ था यहाँ पर, इस सीट पर जो है नरेश मीणा ने यहाँ पर जो एक बड़ा थप्पड़ कांड किया था यहाँ पर, उसके बाद में अभी आप देखिए भाजपा जो है यहाँ पर 9 राउंड के बाद में यहाँ पर जो है लगातार बढ़त बनाए हुए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर खिमसा की जो सीट है यहाँ पर भी आप देखें कि जो रेवतराम डागा है वो यहाँ पर जो है वोट से आगे चल रहे हैं, करीबन 1900 जो वोट है उससे वो यहाँ पर आगे चल। इसके अलावा सलूम्बर में तो लगातार आप देखें कि जितेश जो है अच्छी बढ़त यहाँ पर बनाए हुए हैं, और 84 में भी जो है लगभग जो ये सीटें हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हाथ से निकलते हुए दिख रही है और बाप पार्टी के पास यहाँ पर जाते हुए नजर आ रही है। दौसा में आप देखें कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा जो है यहाँ पर आगे चल रहे हैं, यानी कि अगर 7 सीटों पर बात करें तो 2 पर कहीं कांग्रेस जो है आगे चल रही है। तो इधर देखा झुंझुनू में जो है राजेंद्र गुड़ा निर्दलीय प्रत्याशी है, लेकिन यहाँ पर वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं। 84 में बाप पार्टी के जो उम्मीदवार दोनों है वो यहाँ पर आगे चल रहे हैं। देवली उनियारा में जो भाजपा है वो यहाँ पर आगे चल रही है। यानी कि आप ये देखिए कि राजस्थान में अब जो है थोड़ा जो है मिक्सअप कुछ चल रहा है। 2 सीट पर यहाँ पर बीजेपी है, 2 सीट पर कांग्रेस है, लेकिन इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं। लेकिन बाप पार्टी की जो मजबूती है वो यहाँ पर जिस तरीके से पहले जो विधानसभा चुनाव बनी हुई थी वो अभी भी यहाँ पर बरकरार से यहाँ पर लग रहे हैं। श्रीवास्तव जी, उपचुनाव को लेकर हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे, यहाँ पर मैं आप बताएं कि ये जिस तरीके से थप्पड़ कांड जो हुआ था, नरेश मीणा ने जिस तरीके से थप्पड़ कांड किया था, उसके अलावा उसके बाद में जो है यहाँ पर आरोप तो जो है लगाए गए थे कांग्रेस ने कि ये जो सरकार है उसका एक बहुत बड़ा फेलियर यहाँ पर बताया जा रहा था कि आखिर किस तरह से जो है एसडीएम के ऊपर जो है इस तरीके से जो थप्पड़ मार दिया जाता है। उसके बाद में इतना बवाल यहाँ पर हुआ था, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर जला दी गई थी। ये देखा आपने कि किस तरीके से जो उपचुनाव के अंदर में इतना बड़ा माहौल यहाँ पर हो गया था। ये जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है जी। भारतीय लोकतंत्र में लोकतंत्र के जो 3 और 4 पहिए माने जाते हैं, पाए माने जाते हैं, उसमें प्रशासन एक पाया है, दूसरा कार्यपालिका एक पाया है, एक न्यायपालिका है और चौथा मीडिया। हम चौथा मीडिया के लोग बैठे बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर सोच सकते हैं कि जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से इसमें दोनों ही पक्ष दोषी हो सकते हैं। हो सकता है हम और आप वहाँ मौजूद नहीं थे, हो सकता है एसडीएम ने कोई ऐसी बात कह दी हो जिससे उससे गुस्सा आ गया हो या ऐसी कोई घटना घट गई हो, लेकिन जो कुछ हुआ वो गलत है। उसका परिणाम आपको परिणाम में मिलेगा। अगर जो है मीणा वो शायद चुनाव ना जीत पाए, लेकिन जिस तरीके से देखिए हाँ समर्थन उनको काफी मिला यहाँ पर जी, समर्थन में लोग भी आए, बिल्कुल उनके समर्थन में सरकार के मंत्री भी आए जी। लेकिन जो भी स्थिति है अच्छी नहीं है। प्रशासन और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। कहीं अगर मतभेद है तो कमरे में बैठ के बात कर सकते हैं, उसको आम चौराहे पर सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहिए। अरुण जी, मैं भी इस मामले को लेकर मैं आपसे भी बात करूंगा कि जो ये सीट थी यहाँ पर में नरेश मीणा ने थप्पड़ कांड किया। फिर आपको पूरा चीज बातें हर एक चीज आपको पता है क्योंकि लगातार अपडेट्स भी रहते हैं, लेकिन एसडीएम का भी एक बयान आया था यहाँ पर कि वो जिस तरीके से जो है वहां पर 0 वोटिंग थी और उसको कहीं ना कहीं तोड़ना था। 3 वोट उन्होंने वहां पर करवाए थे, इसको लेकर नरेश मीणा भड़क गए उन्होंने, क्योंकि वहां के जिस तरीके से जो वहां पर जो वोटर्स थे वो ये चाहते थे कि उनकी एक अपनी मांग थी जिसके लिए जो नरेश मीणा उनके साथ में शामिल हुए, लेकिन वो जो 0 वोटिंग थी उसको तोड़ना चाहते थे। एसडीएम को आदेश मिला था आगे से कलेक्टर से, ये सब कुछ जो भी माहौल वहाँ पर इस तरीके से हुआ था। लेकिन इस बीच में कांग्रेस की तरफ से जो ये बयान है, खुद जो है अशोक गहलोत ने भी ये बयान दिया था कि ये जो है वर्तमान सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि चुनाव जिस तरीके से यहाँ पर हो रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था जो होनी चाहिए और इस तरीके से जो है एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया जाता है ये यहाँ पर। राकेश जी, इस चीज़ को लेकर मैं आपके पास भी मैं आना चाहूँगा कि क्या जिस तरीके से फेलियर बताया गया सरकार का या नरेश मीणा जो यहाँ पर थप्पड़ कांड किया है? नहीं, देखिए रवि जी, वास्तव में जो घटनाक्रम हुआ ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस घटना की हम निश्चित रूप से निंदा करते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र में अपनी बात करने का तरीका होता है, विरोध करने का भी तरीका होता है। सारे उपाय जो होने चाहिए थे, अगर मान लो जब तक उनका कोई विरोध था तो वो सड़क पर बैठे थे, अनशन कर रहे थे या रास्ता जाम करने का जो प्रयास कर रहे थे, परंतु वो तरीका वहाँ तक ठीक है। परंतु किसी प्रशासनिक अधिकारी पर, सरकारी अधिकारी पर जो ऑन ड्यूटी है उसके साथ अगर मारपीट का जो घटनाक्रम हुआ है निश्चित रूप से निंदनीय है। परंतु रवि जी, कहीं ना कहीं अपने को इसकी तह तक जाना होगा
आप देखिए कि नरेश जी मीणा जो कांग्रेस के एक तरह से कहें कि वो पहले कांग्रेस के ही थे, उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा और उन्होंने आरोप भी लगाए खुलेआम कि हरीश जी मीणा ने उनका टिकट कटवाया, हरीश जी मीणा ने उनको टिकट नहीं लेने दिया। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ उसकी जो फ्रस्ट्रेशन उनकी थी नरेश जी मीणा की, तो वो कहीं ना कहीं उस थप्पड़ कांड में उजागर हुई है। तो मैं ये मानता हूँ कि इसकी विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए कि वास्तव में क्या घटनाक्रम हुआ और जो थप्पड़ कांड जो घटनाक्रम जिस समय थप्पड़ का जो घटनाक्रम हुआ उससे पहले क्या घटनाक्रम बीता, उससे पहले प्रशासन की क्या भूमिका थी और निश्चित रूप से नरेश जी के मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने इस काम को किया। हो सकता है, मेरा तो यहाँ तक मानना है कि एक तरह से सस्ती लोकप्रियता हासिल करना राजनीतिक क्षेत्र में, तो ये उसका परिणाम या परिणति मुझे लग रही है। क्योंकि जो वहाँ की जो स्थानीय कलेक्टर हैं सोमेश झा जो है हमारे उदयपुर में भी प्रशिक्षु रह कर गई है, तो वो उनका यही कथन था कभी मैंने 6 बार प्रयास किया नरेश जी से बात करने फोन भी किया था, जैसे कि परंतु बयान भी आया उन्होंने था। उनका कॉल अटेंड नहीं किया। उसके उपरांत उन्होंने उनके जो एसडीएम जो तत्कालीन वहाँ पर चुनाव अधिकारी रूप में उन्होंने जो डेप्यूट किया था उसके मोबाइल पर बात करके स्पीकर ऑन करके बात करने का भी प्रयास किया, फिर भी नरेश जी मीणा ने बात नहीं की। तो इतना प्रशासन ने जो प्रयास किया रवि जी, इतना प्रयास करने के बाद अगर प्रशासन जब सब कुछ इतना कुछ करे उसके बाद कोई व्यक्ति बात करने के लिए तैयार नहीं हो, तो इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन की कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है। क्योंकि अगर लोकतंत्र में अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है, सरकार निश्चित रूप से उससे बात करना चाहती है। जो काम कलेक्टर ने किया और तत्कालीन चुनाव अधिकारी ने भी किया, परंतु अगर कोई बात ही नहीं करना चाहे और डायरेक्टली अगर वो हिंसा पर उतारू हो जाए तो उसका निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना सरकार की जिम्मेदारी है। वो काम बखूबी तौर से सरकार ने किया है। लेकिन आप बताएं राकेश जी कि जिस तरीके से जो है नरेश मीणा जो है वहाँ पर जो मतदान स्थल था वहाँ पर पहुंचे, उसके बाद में क्योंकि पहले धरने पर थे वो भाग कर आते हैं, वीडियो आपने भी देखा होगा और हमने भी उसको जो है यहाँ पर चलाया था। उसके बाद वो जो है अंदर जो है मतदान जिस तरीके से जो केंद्र था वहाँ से बाहर आते हैं, क्योंकि करीब 3 वोट जो है वहाँ पर एसडीएम जो है अमित चौधरी ने वहाँ पर डलवाए। तो वो भी उनका ये बयान आता है एसडीएम का कि उन्हें जो है कलेक्टर ने कहा कि ताकि वहाँ पर जिस तरीके से जो है मतदान का बहिष्कार है तो कम से कम वो जो बहिष्कार है वो जो है स्थायी ना रहे। वहाँ पर जो है उसको वहाँ पर उस बहिष्कार में 1, 2 से 3 जो वोट है वो अगर हो जाते हैं तो वो जीरो वोटिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि उनका भी अपनी टारगेट होता है कि किस तरीके से जो है प्रशासन वहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन नरेश मीणा जो है बाहर आकर एसडीएम को थप्पड़ मार देते हैं, तो क्या उन्हें कानून का डर नहीं था, क्या उन्हें सरकार का डर नहीं था, क्या उन्हें डर नहीं था कि जिस तरीके से जो मौजूदा सरकार है उनके ऊपर किस तरीके से जो है वो जो है स्टैंड ले सकती है। देखिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं कोई कानून का डर नहीं था, तो निश्चित रूप से कानून का खौफ तो हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए, सरकार का डर भी होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तात्कालिक जो परिस्थितियां वहाँ पर कुछ बनी होगी, जो भी बनी उसकी घटनाक्रम में हम साक्षी नहीं है, परंतु जो भी तात्कालिक परिस्थितियां वहाँ बनी उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिबेट हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ क्या स्थिति बनी, क्या कारण रहे, या उनकी नरेश जी के मन में क्या चल रहा था, इस बात के लिए हम लोग बहुत अधिक कुछ कह नहीं पाएंगे। परंतु मेरा ये मानना है कि प्रशासन ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। और अभी देखिए कि इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बाद भी हमारे जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने अपना संयम नहीं खोया, उन्होंने अपना धैर्य कायम रखा और चुनाव जो 6 बजे तक का जो समय था उस चुनाव की पूरी प्रक्रिया होने के पश्चात सरकार ने अपना काम किया। सरकार का जो खौफ या जो कानून का जो खौफ किसी भी व्यक्ति के मन में होना चाहिए, उस खौफ को कायम रखने के लिए चुनाव की जो वोटिंग की प्रक्रिया थी, क्योंकि वो स्वयं नरेश जी कैंडिडेट थे, उस कैंडिडेट की वजह से तब तक 6 बजे तक वोटिंग थी। कहीं ऐसा आरोप नहीं लगे कि उनको गिरफ्तार करके और एक तरह से वोटिंग करा दी गई या बायस्ड होकर काम किया गया। तो वो प्रक्रिया पूरी सरकार ने पूरी सूझबूझ से अपनाकर पूरी सूझबूझ से उसको टैकल किया और 6 बजे बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। इस वजह से कहीं पर भी आरोप लगाने की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि कानून का खौफ नहीं है, तो निश्चित रूप से अगर देखिए रवि जी, कहीं पर भी कोई घटनाक्रम होता है तो हम लोग हर समय, कोई सी भी सरकार हो, चाहे मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार हो, परंतु उसको रोकने का काम निश्चित रूप से हमारे कानून का होता है। पर घटनाक्रम होने के बाद उसको उसके अंजाम तक पहुँचाना, उसने जो गलत कार्य किया है उसकी सजा उसको देना, वो काम त्वरित गति से हमारे पुलिस प्रशासन ने किया है। उसकी गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी करने के बाद न्यायालय ने उनको 14 दिन के जो उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है,
उस 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का काम भी हमारी सरकार ने त्वरित गति से किया। चलिए राकेश जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद इसी चर्चा पर जो है मैं अरुण जी से भी जो है इनका जवाब चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अब आप देखिए कि झारखंड और महाराष्ट्र के जो फिलहाल यहाँ पर नतीजे सामने आ रहे हैं उनको लेकर जो है क्या कुछ कहना है झारखंड और महाराष्ट्र के नेताओं का, एक बार वो भी हम जरा सुन लेते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूं कि महाराष्ट्र के रिजल्ट हमारी आशा के विपरीत गए हैं और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि हम शायद महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बेटर कर सकते थे, लेकिन इस बात की खुशी है कि झारखंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। इस बात की भी खुशी है कि झारखंड में हमारी सरकार रिपीट हम करने जा रहे हैं। हम सबक सीखते हैं इलेक्शन से और ड्राइंग बोर्ड पर जाकर हम देखेंगे कि क्या हुआ। महाराष्ट्र का इलेक्शन बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन झारखंड एक उम्मीद है और एक आशा है कि अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए तो जीत आपकी जरूर होती है, सरकार रिपीट होती है। देखिए, ईवीएम पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो दिन आज का दिन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक चुनाव का परिणाम अच्छा नहीं आया है, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें, ये डिसअपॉइंटिंग है। हम ईवीएम पर जरूर व्यापक चर्चा करना चाहते हैं। हम जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव टाला गया, महायुति को वक्त मिला अपनी स्कीम लॉन्च करने का, 3-3 इंस्टॉलमेंट्स गए, वो सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि हमारे वो नंबर्स नहीं है जिसकी हमें आशा थी। महाराष्ट्र एक अच्छी स्टेट थी, मुझे लगा हमारा अच्छा कैंपेन था, लेकिन शायद जनता हमसे और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करती है और हम उनकी उम्मीद पर जरूर खरे उतरेंगे, जैसे कि हम झारखंड में खरे उतरे हैं। देखिए, ये तो अभी ट्रेंड्स के हिसाब से तो ठीक ही है, मगर अर्ली आवर्स हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 20-20 राउंड की काउंटिंग है अप्रॉक्सीमेट। अभी दूसरे तीसरे राउंड की रुझान सामने आ रहे हैं। कहीं पर हम छोटे मोटे मार्जिन से पीछे हैं, कहीं पर हम आगे हैं कंफर्टेबल मार्जिन से, मगर हमारा मानना है कि आप 2 से 3 बजे तक वेट कीजिए, क्योंकि लंबी काउंटिंग है और ये नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ेगा और मार्जिन भी बढ़ेगा। स्पेशली मैं कांग्रेस का बता सकता हूं कि आप 2-3 बजे के आसपास देख लीजिए, ये फिगर क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि पहले से कैंडिडेट्स की जो अपनी असेसमेंट है, उनको जो पता है कि कौन सा एरिया टेकअप होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में, तो कहीं पर उनने पहले से अलर्ट कर रखा है कि उसमें पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। 5वें 6वें राउंड तक जो एरिया आएगा वहां हमारा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं होगा, उसके आगे के एरियाज है उसमें हम कवर अप करेंगे और आगे निकलेंगे। तो इसलिए अप डाउन्स तो चलते रहेंगे, मगर जैसे हमने लगातार कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार ने बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की, लोगों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की थी, खासकर महिलाओं को। उसका रिस्पांस पोलिंग में भी दिखाई दिया और वो रिस्पांस आपको इस वक्त भी तकरीबन दिख रहा है। शुरुआती रुझान आए हैं, मुझे इस बात का संतोष है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अपेक्षा और आशा कर। देखिए, ये तो अभी ट्रेंड्स के हिसाब से तो ठीक ही है, मगर अर्ली आवर्स हम मान के